और शिक्षकों के बीच जो अंतर संबंध है, उसका शिक्षण पद्धति पे किस तरह का प्रभाव है? इस विषय पे सैद्धांतिक बातों की बजाय, क्योंकि हम बहुत सारी सैद्धांतिक बातें तो जानते हैं, लेकिन उसको हमें अपने जीवन में शिक्षण करते समय या एक अभिभावक के तौर पे या एक शिक्षक के तौर पे हमें उनको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, उनका महत्व क्या है जीवन में, क्यों हमें वो अप्लाई करना चाहिए, इन सारे विषयों पर, व्यवहारिक बातों पर मैडम अपना वक्तव्य देंगी। उन्होंने इस विषय पे काफ़ी समय लगाया है, काफ़ी मेहनत की है, खुद की अपनी कुछ विधियां भी बनाई हैं। एक करीब अभी मैडम जो हैं IIHS कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले एक शिक्षक के तौर पे भी, स्कूली शिक्षक के तौर पे भी मैडम ने काम किया है। तो कुल मिला के हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। पहले भाग में मैडम का वक्तव्य होगा, दूसरे भाग में जो हमारे सबके जो भी उस विषय पे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, शंकाएं होंगी या हमारे कोई सुझाव होंगे, तो हम उन सारी चीज़ों को रख पाएंगे दूसरे भाग में आधे घंटे के बाद, जब मैडम अपना वक्तव्य समाप्त कर लेंगी। तो उसमें हम मैडम से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हों जो आपको लग रहा है मैडम ने रखी तो हैं, लेकिन वो इतने विस्तार से नहीं रख पाए, क्योंकि इतने लंबे चौड़े विषय पे आधे घंटे में बातें सारी रखना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय पे हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, वो फोरम खुल जाएगा, वहाँ पे हम सभी उसमें योगदान देंगे अपना और एक बराबर के लेवल पे बातचीत करेंगे। अंत में तीसरे जो चरण है, उसमें हम लोग शिक्षण से जुड़ी हुई कोई व्यवहारिक समस्या को उठाते हैं। उसमें कोई भी ऐसी समस्या जो एक शिक्षक के तौर पे हम जीवन में फेस कर रहे हैं, जरूर नहीं इस विषय से जुड़ी हो, वो किसी भी विषय से जुड़ी हुई हो सकती है, कैसी भी समस्या हो सकती है। तो उसका लक्ष्य ये रहता है कि इस तरह का जो फोरम है, जिसमें हम सभी मोस्टली शिक्षक हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो कुछ ऐसी बातचीत हो जाए जो एक दूसरे ने किसी समस्या को सुलझाया होता है, तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाए विचारों का। तो तीसरे भाग में हम वो बातचीत रखेंगे। तो मैं अभी ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए मैडम से आग्रह करूँगा कि आप मैम अपना वक्तव्य शुरू करें और ऐसे सारे लोगों को जो बताइए जो भी आपने व्यवहारिक अनुभव ग्रहण किया है। मैम। मैम मेरी आवाज आ रही थी? रेखा मैम? हेलो हेलो। जी मैम, आवाज आ रही थी मेरी? हाँ जी, आपकी आई है। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी। हेलो जी। Okay. Thank you, Dr. Manish. First of all, I would like to introduce myself. I am Dr. Chandra Rekha, as you told, from IIHS Kurukshetra University. I teach philosophy as assistant professor over there. And thank you, Dr. Manish, for inviting me to such discussion. ये बहुत अच्छा experience रहने वाला है हम लोगों के लिए. And then I would like to request all my dear teachers to accept my greetings. और डॉक्टर विनोद मान तो हमारे कॉलेज से पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विनोद मान को मिलकर। आई सपोज वही से है, वही मतलब जैसे मैंने उनकी आवाज को भी पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। Okay, so nice to meet you again, sir. Nice to meet you. Today's scenario, what is student-teacher relationship and its impact on educational system? तो इसके बारे में हमने ये टॉपिक डिसाइड क्यों किया है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आज की डेट में बहुत कुछ था डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज ऑन a lot of discussions and topics are going on these days. What is online education, offline education, student problems, teacher problems, a lot of things are going on everywhere, but we have chosen this very light, very beautiful topic, student टीचर रिलेशनशिप। तो इसका ओवरऑल सिस्टम में इतना क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जनरली वी आर यूज्ड टू सी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इन ए सर्टेन सिनेरियो दैट वी रिस्पेक्ट आवर टीचर एंड इन टर्न वी गेट एजुकेशन फ्रॉम देम। तो हमारा खुद हमारे जैसे जिस एज ग्रुप में मैं पहुंच चुकी हूँ, तो मैंने देखा कि हम अपने टीचर्स के साथ किस तरह से ट्रीट करते थे। तो एक रिस्पेक्ट से ज्यादा हमारा रिलेशन, रिस्पेक्ट ही मतलब एक डिफरेंट ही एंगल में हमारा रिलेशन हुआ करता था। तो मैं सबसे पहले इस रिलेशन को अपने एक्सपीरियंस के तौर पे सबसे पहले मैं और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये कोई हम बुकिश नॉलेज या इंटरनेट या इस चीज के बेस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
because I have experience from school teaching. I have taught in many schools and then I taught to graduate and postgraduate children also. तो मैं अपने experience, अपनी education और अपनी qualification इनके base पे discussion कर रही हूँ. That is purely from the core of my heart. Whatever I am going to tell you, I might be wrong, I might be right. तो ये हम डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं. इट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ. तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी. अपनी 10th क्लास का एक इंसिडेंट है जिससे कि हम ये डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं. आई वाज इन 10th क्लास, तो आई वाज ए मेडिकल स्टूडेंट. तो हमारे एक फिजिक्स के सर थे. तो एक दिन उन्होंने हमारा क्लास टेस्ट लिया और नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज में स्कूल में एंटर किया तो जाते मुझे बोलते कि चंद्ररेखा कल मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया था. क्योंकि हम ज्यादा नहीं बोलते थे. मैंने कहा कैसे सर? जी सर. तो कहते आधा नंबर खा गई कल तू? कहते अब कल नाश्ता करके आना और आधा नंबर पूरा और पूरे 10 में से 10 तेरे नंबर आने चाहिए. वो हंसे और वहां से चले गए. लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस, इट लेफ्ट सो इम्पैक्ट ऑन मी कि मैं पूरा दिन स्कूल में सोचती रही कि हाफ मार्क कट गया. वो उसमें इतना ध्यान नहीं था, लेकिन सर ने इसको नोटिस किया कि आपको दोबारा से वो हाफ मार्क्स लेना पड़ेगा. तो मैं पूरा दिन घर में गई, स्टडी करती रही. नेक्स्ट डे जब तक मेरे 10 आउट ऑफ 10 आके सर ने स्माइल से मुझे पेपर नहीं दिया, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. तो अब इस इंसिडेंट से जो बात बोलना चाहती हूँ वो बात ये है, इससे हमें क्या नजर एंगल से वो बात मुझे बोली. आई हैड टू परफॉर्म. एक फियर की फेस करने बोलिया तो वो काम मुझे करना ही करना है. सरेंडर था. विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि आपको उस दिन कुछ याद नहीं था, सिर्फ ये था कि 10 आउट ऑफ 10 आपके आने चाहिए, अदरवाइज सर की नजरों में आपको वो चीज शो करनी है. फीलिंग ऑफ शेम, फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ सरेंडर, विल पावर स्ट्रांग एंड अल्टीमेटली आई वाज सक्सेसफुल. तो टीचर के फ्यू वर्ड्स ने इतना मैजे बाद जब फाइनल में उस टीचर ने ये बोला कि आई विल नॉट एक्सपेक्ट लेस डिस्टिंक्शन मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स. तो वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेना एक कंपल्शन हो गया था, क्योंकि वो पढ़ने के लिए कितना बूस्ट किया, कितनी एनर्जी उसने बनाई हमारे अंदर, हम नहीं बता सकते. तो और अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं, अब हम में से बहुत सारे टीचर्स, स्कूल टीचर्स यहाँ पे हैं इस डिस्कशन में, और प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, मैट्रिक में पढ़ाने वाले हैं या कॉलेज टीचर हैं. तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स हमारे लिए कैसा होता है या हम लोग स्टूडेंट्स को फील कर पाते हैं, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ टीचर्स, वी नीड नॉट कोट एनी काइंड ऑफ एग्जांपल रिगार्डिंग दिस, लेकिन हम जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू कंपेयर. अगर हम स्टूडेंट टीचर रिलेशन को एक न्यू सिनेरियो में जज करना चाहते हैं और इसका रिलेशन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अब कंपेयर करेंगे. कंपेयर किस चीज को करेंगे? द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम. व्हाई इट इज लाइक दिस, दैट वी हैव सो मच डिफरेंस इन वैल्यूज. तो हमारे को ये सब कुछ क्या मिल रहा है? तो हम इसको थ्री पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं कि वैल्यू सिस्टम क्या था, फिर स्टूडेंट्स है जो वो आज की डेट में क्या फेस कर रहे हैं, और फाइनली इसमें पेरेंट्स का कितना योगदान है, पेरेंट्स है इनका कितना पार्टिसिपेशन इस चीज में रहता है. तो वैल्यू सिस्टम को लेके हम वैल्यू सिस्टम क्या है, नैतिकता जिसको हम बोलते हैं कि गुड और बैड की सेंस में डिवाइड करना किसी भी चीज को एक वैल्यू सिस्टम को डिनोट करता है. फिलोसॉफिकली इफ आई से समथिंग that this thing is right and this thing is wrong, it means I am depicting the value system of that area. तो एजुकेशन में वैल्यू सिस्टम में अगर हम बात करें तो who is right and who is wrong, तो इसके लिए एक फेमस कोट मैंने एक बार पढ़ी थी. इन इंडिया who is right and who decides who is right? एज. उसमें लिखा था it is not fact but age that decides who is right. तो ये सिर्फ एज भी नहीं है. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिलेशंस भी मैटर करते रहे हैं, स्टेटस भी मैटर करता है, और आज की डेट में मनी भी मैटर करती है कि कौन सही या कौन गलत. तो पहले ये चीजें इसलिए चलती थी क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल था, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था. हम हमारे पेरेंट्स को देखते थे तो लाइफस्टाइल कितना रिस्ट्रिक्टेड होता था कि वो उन्होंने क्या करना है टोटल डे में. और अगर हम स्टूडेंट्स को देखते थे, हमारे पास या स्टडी थी या स्पोर्ट्स थी, फ्रेंड्स थे और फैमिली थी, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते थे. अगर हम ऑल ओवर सराउंडिंग सोसाइटी में देखेंगे
हमारा जो एरिया ऑफ एक्सपेंशन कितना था कि हमको सिटी से बाहर कितना जाना है, हमें दूसरे सिटी में भी जाने के लिए कितना, तो ऑन द होल द लाइफस्टाइल वाज सो सिंपल। तो हमारे पास तो अगर, और लेकिन आज की डेट में हम क्या देखते हैं, आज हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनके पास स्पोर्ट्स के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। अगर एक बच्चा आज की डेट में बीइंग ए मदर and being a teacher, I have seen students, they are struggling, they are not competitive only for study matters, they are competitive for food, they are competitive for vehicles they carry, they are competitive for dresses they wear। तो ये सब चीजें हैं जो स्टूडेंट के माइंड पे कितना इम्पैक्ट डालने वाली है। आप ये देखिए, अब हम जज कर रहे हैं कि स्टूडेंट किस एनवायरनमेंट में जी रहा है। एक बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो काइंड ऑफ स्कूल ही इज टीचिंग इन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आर यू गोइंग टू मल्टीनेशनल स्कूल, आर यू गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल, आर यू गोइंग टू दैट स्कूल, दिस स्कूल। स्कूल की फीस इतनी है, इट मीन्स द मोर यू पे द फीस द मोर यू आर सक्सेसफुल, योर पेरेंट्स आर रिचर। तो आप इस चीज को किस तरह से लेंगे? तो ऑब्वियसली जब जैसे कि मैं एक मल्टीनेशनल स्कूल में पढ़ाया, मैंने गवर्नमेंट टाइप स्कूल में पढ़ाया, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, वहां पे मैं ढोक में थी। फिर जो मल्टीनेशनल स्कूल में मैंने टीच किया तो स्टूडेंट्स का जो कॉम्पिटिटिव लेवल था दैट वाज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, वो कहीं और ही जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हम एक, और जबकि अगर आप पहले कंपेयर करते थे तो स्टूडेंट्स के अंदर ये कॉम्पिटिशंस नहीं था। आई यूज्ड टू गो बाय बाइसाइकिल इवन इन द कॉलेज। तो अब थर्ड लेवल पे हमारी आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी वेल अवेयर, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स। एक साल पहले तक भी पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे कि दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज व्हाट्सएप, यू आर नॉट अलाउड टू यूज फेसबुक, एंड वी यूज्ड टू पुट कोड वर्ड्स ऑन द फोन ताकि बच्चा उसको यूज नहीं कर पाए। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो इट हैज बिकम ए नेसेसिटी, क्योंकि लास्ट ईयर में भी अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ क्या रहा है, बच्चों के लिए नेसेसिटी हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की, बच्चों के लिए नेसेसिटी हो गई है अपना मटेरियल है जो नेट से सर्च करने के लिए। इवन की स्टडी सिस्टम हमारा इसके बिना सर्वाइव नहीं करता अगर हम नेट से यूट्यूब में लेसन्स देखते हैं। हमारा जो एक्सचेंज ऑफ जो स्टडी मटेरियल है हमारा कॉलेज में भी अगर हम देखते हैं तो स्टडी मटेरियल भी व्हाट्सएप के थ्रू जा रहा है और एप्स के थ्रू जा रहा है। तो बच्चे के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रह गया है सिवाय टेक्नोलॉजी को यूज करने के। But when you put a gun in the hand of a child, it is not necessary that he is going to use it in safety. Whenever he feels he want to use it another way, he can use it. Simple thing है। तो technology they are open to internet, they are open to surfing, they have exposure to the whole world। एक तो हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखेंगे कि बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड है, बच्चा पूरे वर्ल्ड में, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, बच्चे को किसी भी कंट्री के किसी भी पॉइंट के बारे में सब कुछ पता है। आज बच्चे को यूएसए में पता है किस कंट्री में किस जगह पे आज कौन सा इवेंट हो रहा है, उसको पता है। अगर पुराने स्टूडेंट्स को नहीं पता होता था, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट के साथ और भी बहुत कुछ उनके पास आ रहा है। तो एक्सपोजर की बात हम यहाँ पे करेंगे तो बच्चे के पास कंटेंट बहुत ज्यादा है देखने के लिए, बच्चे के पास फेसबुक है, बच्चे के पास इंस्टाग्राम है। तो अब वो कुछ स्टडी के आवर्स हैं बच्चे के पास पढ़ने के लिए, तो वो उन स्टडी आवर्स में उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं करने के लिए। उसको अपने वही दिन के 24 घंटे में सोना भी है, पढ़ना भी है और ये सारा कुछ भी मैनेज करना है। तो व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर, हम इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। तो हम इस सारे चीज को स्टूडेंट के माइंड में इसने क्या क्रिएट किया है, लॉस ऑफ डायरेक्शन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और उसको एक ही घंटे में अगर उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देनी है और उसको इसका कोई अट्रैक्टिव चीज भी उसके सामने आ रही है तो वो उस डिस्ट्रैक्शन को रोक नहीं पाता है। तो इससे क्या है, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली बच्चे को बुरा लगेगा, कंसंट्रेशन लॉस होता है, तो फ्रस्ट्रेशन भी अंदर एक कहीं ना कहीं वायलेंस पिंच करती है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पिंच करती है। तो हम बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा इनडिसाइसिवनेस, अनसर्टेनिटी के अंदर जा रहा है। तो एक अब तीसरी जगह पे आते हैं पेरेंट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी वही सब कुछ, पेरेंट्स का भी एक्सपोजर है जिस चीज के लिए टीचर का भी है और जिस चीज के लिए बच्चे का भी एक्सपोजर है। तो पेरेंट्स के लिए हम जो कॉम्पिटिटिवनेस बच्चे के अंदर बात कर रहे हैं, सब कुछ मनी में कन्वर्ट होता जा रहा है। बच्चे को फ्यूचर में क्या करना है, पेरेंट्स को शुरू से डिसाइड करना होता है कि स्कूल में बच्चा जाएगा, कंटेंट को लेके, स्टडी को ना लेके, वो स्टेटस को आज की डेट में डिसाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर शहर में ये सेम स्टोरी है, इतना बैड पार्ट जितना मैं शो कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन इफ यू गो टू
मेट्रोपॉलिटन्स, आप दिल्ली, बॉम्बे और किसी भी अच्छे सिटी में आप जाते हैं तो वहां आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल स्कूल का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो पेरेंट्स दे आर ऑल्सो इन डिफरेंट माइंड स्टेट। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप तो कहीं गुम हो गया। बात करते करते ही लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए, हम तो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। तो इसमें टीचर का प्लेस क्या रह गया? एक बच्चा एक स्टडी करना चाहता है, आज वो क्लास मिस करना चाहता है बिकॉज ही हैज एक्सेस टू यूट्यूब वीडियोस। वो कहेगा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पढ़ लूंगा, आई डोंट नीड ए टीचर। तो हम एक सेंटेंस से एक टीचर का एक सेंटेंस था जो बच्चे को इतना टच करता था कि वो 24 घंटे पढ़ सकता था, वो पूरा साल में टॉप कर सकता था जस्ट टू गेट ए स्माइल ऑन द फेस ऑफ ए टीचर। लेकिन आज उस टीचर की उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत मटेरियल है, वो ऑनलाइन जा सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको मनी मैटर से इंटरेस्ट है, उसके लिए टीचर इज जस्ट ए जॉब। I would like to add one very bad incident कि when I was in a multinational school, तो parents used to pay for bus fare, और वहां पे टीचर्स को क्योंकि फ्री में बस मिलता था तो उनको टीचर्स यूज टू स्टैंड एंड स्टूडेंट्स यूज टू सिट। क्या आप फील कर सकते हैं कि आपका टीचर खड़ा और आप बैठ जाएंगे? बट इट वाज ऑन द डेली बेसिस। तो वहां पे बच्चों के अंदर वो रिस्पेक्टेबिलिटी खत्म हो गई। आई यूज टू ट्रेवल बाय ट्रेन व्हेन आई यूज टू कम टू कुरुक्षेत्र एंड आई यूज टू स्टैंड एंड माय स्टूडेंट्स यूज टू सिट ऑन द ट्रेन एंड नो वन ऑफर्ड मी, नेवर दे नेवर ऑफर्ड मी। तो ये जो सिस्टम डेवलप हो चुका है, हम रिस्पेक्ट को लूज कर चुके हैं। तो हम एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को यहाँ पे दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपली हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक एजुकेशन, तो हमें क्या करना है? ये टोटल एनवायरनमेंट है, हमें इसको चेंज करना है। ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया जा चुका है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एनवायरनमेंट को चेंज करना? क्या हम गवर्नमेंट से बोलेंगे? क्या हम बच्चों को बोलेंगे? क्या हम सिंपली सप्रेस करेंगे? जब भी बच्चा हमारे पास फ्रस्ट्रेटेड आएगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एवरी टाइम हम उसको सप्रेस करेंगे, हम उसको डांटेंगे, हम उसको फटकारेंगे, या हम ऐसा कुछ करेंगे? इससे क्या रिजल्ट आएगा? इससे तो वायलेंस बढ़ेगी। ठीक है, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, तो इससे तो कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कंसर्न है, तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? तो हम यहाँ पे बीइंग ए टीचर, मैं आप सबको अपील करती हूँ कि हम टीचर्स, हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट व्हाई शुड वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो मैं एक कोट बोलना चाहूंगी। एक टीचर बोलता है, आई डोंट हैव टाइम फॉर स्कूल क्लाइमेट बिकॉज आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट, ऑलरेडी आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट। तो राइटर वहां पे क्या लिखता है? माई फिलोसफी इज द स्कूल क्लाइमेट इज द प्लेट वेयर एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू। इट मीन्स एनवायरनमेंट ही वो प्लेट है जहां से हमें सारा कुछ निकालना है, हमें सब कुछ वहां पे भेजना है, और वहीं से हमें सारा कुछ मिलेगा। तो हम अब इस क्वेश्चन से डील करने जा रहे हैं कि टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? बिकॉज इट इज माई चॉइस टू बिकम ए टीचर. I have decided that I am playing this part. I am playing the mentor responsibility. अगर टीचिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी मान लीजिए हम लोग 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो 80 लोगों को तो ये चीज है जो चॉइस से ली है, तो 20 को मे बी ये लोग ये जबरदस्ती आ गई हो उनकी लाइफ में टीचिंग की। इवन की आई वुड लाइक टू टेल वन एग्जांपल। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझसे अगर कोई पूछता था, तो गर्ल्स के लिए एक बड़ा होता था सिंपल कि आप टीचर बन जाओ, इट्स सेफ थिंग फॉर यू। तो आई यूज टू से कि जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो टीचर बनता होता है, इसलिए मुझे टीचर नहीं बनना। आई वांट टू गो फॉर समथिंग डायनामिक, बहुत अच्छी चीज मुझे करनी है। बट इन द टाइम टू कम धीरे 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 क्या हुआ कि हम इस प्रोफेशन में आते हैं। तो अब मुझे आज की डेट में इफ समवन वुड आस्क मी ऑनेस्टली, तो मैं इसको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ब्यूटीफुल प्रोफेशन मानने लगी हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे मिला, आई केम टू दिस प्रोफेशन बाय चॉइस। तो जब चॉइस की बात आती है, तो चॉइस में इफ आई वांट टू बी ए माउंटेनियर, इट इज माय चॉइस। तो माउंटेन को क्लाइम करना है, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को भी मुझे फेस करना पड़ेगा ना। अगर मुझे फास्ट ड्राइवर बनना है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे बियर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को भी। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर है यो पॉल सार्त्र, तो वो फिलोसोफर का कहना है, एवरीथिंग यू चूज हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ एडवर्सिटी। इट मीन्स आप जो भी चूज करते हैं, आपकी एडवर्सिटीज को भी आपको कोएफिशिएंट की तरह उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमने अगर टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है, तो ये प्रोफेशन एक जॉब नहीं है, इट इज नॉट ए जॉब। तो एक टीचर अपनी जगह पे क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है समझने वाली। तो यहाँ पे क्या कर, रीजन क्या है कि टीचर को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया जा रहा है?
हम पूरे वर्ल्ड में एक ह्यूमन रेस से डील कर रहे हैं। इस अर्थ के ऊपर सबसे सुपीरियर जो रेस है वो ह्यूमन रेस है, और ह्यूमन रेस के जो सीडलिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो 2-2.5 साल की उम्र में मम्मी पापा भी कहना शुरू नहीं करते जब वो टीचर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और अगर कोई माने या ना माने, तो जितना इम्पैक्ट एक टीचर का एक बच्चे के ऊपर होता है उतना उनके पेरेंट्स का भी नहीं होता। तो टीचर को जब रॉ मटेरियल मिल गया है तो वो एक नेशन बिल्डर क्यों नहीं बन सकता? वो इस पूरी की पूरी कंफ्यूजन को, इस पूरे के पूरे मेस को राइट डायरेक्शन में क्यों नहीं लेके जा सकता? तो ही इज वेरी मच कैपेबल टू डू दिस। तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे कि अब हम बोले कि सडनली ऑल ऑफ ए सडन एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए हैं, एजुकेशनल एनवायरमेंट चेंजेस आ गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है, सीन्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हमें एकदम से बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो व्हाट शुड वी डू? हम एकदम से इतना कुछ मैनेज कैसे करेंगे? कोई तरीका तो होना चाहिए ना। बोल तो दिया आई एम ए टीचर एंड आई शुड गो फॉर इट, मुझे सब कुछ मैनेज करना आता है, मैं कैपेबल हूँ। तो इसके लिए हम एक वर्क प्लान की बात करते हैं। तो वर्क प्लान हमारे पास किस किस लेवल पे काम करता है? तो यहाँ पे हम 2 सिस्टम्स के 2 प्लेटफॉर्म्स पे है जो एक टीचर काम कर सकता है। वन इज बिहेवियर सिस्टम एंड द सेकेंड इज टीचिंग मैथोडोलॉजी। बिहेवियर सिस्टम क्या चीज है? हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, हो रहा है, टीचर कंटेंट की पढ़ाई भी हम करेंगे। तो हमें इतना ज्यादा नहीं बदल सकता, इसलिए भी वो काम नहीं करना चाहता। तो रोल मॉडल बनने के लिए टीचर को अपनी जगह पे खुद कितना परफेक्ट होना पड़ता है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड परफेक्ट इन हिज वर्क, ये 2 चीजें हैं जो टीचर के लिए होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिहेवियर पैटर्न्स की हम अब सबसे पहले हम बात करेंगे। तो हमने शुरू में बात की, एक ऐसा टाइम था व्हेन रिस्पेक्ट यूज्ड टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद हमने क्या किया? वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब थर्ड प्लेस पे हम जो आ रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बच्चे को सबसे पहला जो एक्ट है वो है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द चाइल्ड द वे ही इज, इट इज एन एक्ट ऑफ लव। एक्सेप्टेंस इज एक्ट ऑफ लव। सो वी आर लैंडिंग इन द स्फीयर ऑफ लव। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लव का रिलेशनशिप होता है, प्यार का रिलेशनशिप, अफेक्शन का रिलेशनशिप होता है, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती हैं। अब हम रिस्पेक्ट से लव तक आते हैं। मान लीजिए एक टाइम था जब जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आ गई, तो चीजें करेक्ट भी हो जाती हैं। अब हमें चीजें पहले भी करेक्ट थी, हालांकि अब भी करेक्ट है, लेकिन अब टाइम ऐसा चेंज हो गया है कि जबकि हमें बच्चों को पहले हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था, सिर्फ पढ़ा के और स्माइल दे के ही टीचर स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते थे। लेकिन अगर बच्चे अब थोड़ा सा बहकने लग गए हैं तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको प्यार से, लव से, तो एक्ट ऑफ लव। एरिस्टोटल का नाम तो सबने सुना होगा बहुत ज्यादा। तो एरिस्टोटल ने क्या है? एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। तो हमें आज से नहीं, बहुत पहले से कहा है, तो माइंड को एजुकेट करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। वी आर वेल वर्स्ड फॉर इट। हमने आज तक की जो पढ़ाई लिखाई की है, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए शायद ये सब कुछ काम किया है। तो हमें सबसे पहला है एक्ट ऑफ लव। दूसरा है हमने इसको शुरू कहाँ से करना है। जब एक टीचर एक क्लास में जाता है, चाहे वो स्कूल टीचर है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी टीचर है, हायर सेकेंडरी टीचर है या कॉलेज टीचर है, तो हम एक क्लास में टीच करते हैं जाके। आई होप आई एम क्लियर। I am teaching BA first year, I am teaching BA second year, I am teaching 10th class. We never say we are teaching this student and this student and this student. First one is objective approach. मैं क्लास में जाती हूँ, मैं अपना सिलेबस पढ़ती हूँ, अपने टेस्ट टाइम पे देती हूँ, लेती हूँ, बिल्कुल मैकेनिकली अपना काम परफेक्टली करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब परफेक्टली, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपना मंथली पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, बट दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी नहीं है, लेकिन जो सामने बैठे हैं वो मशीन्स नहीं है, हमें मशीन की प्रोडक्शन नहीं करनी है वहां पे। वी आर डीलिंग विद सीडलिंग्स ऑफ ह्यूमन रेस। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है। तो जब हम एक
मैन टू मैन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी टीचर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या चीज है, इज इट पॉसिबल, आई टीच 5 क्लासेस, अगर एक एक क्लास में 6-6 60-60 बच्चे हैं तो 300 स्टूडेंट को मैं इंडिविजुअल डीलिंग कैसे कर सकती हूँ? और जब सिलेबस पढ़ा के बोर्ड पे लिखने से काम चलता है तो मुझे इंडिविजुअल डीलिंग की क्या जरूरत है? तो इंडिविजुअल डीलिंग के लिए हमें कंटेंट को इंडिविजुअली जाके नहीं पढ़ाना होता। बच्चे हैं, अब यहाँ पे हम अगर एक बिगड़े हुए बच्चों की, बिगड़ा हुआ वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन हम ये बोलेंगे कि डायरेक्शन लेस जो बच्चे हमारे हो गए हैं, जिनको डायरेक्शन चाहिए, जिनकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, जिनकी आउटपुट को हमें इम्प्रूव करना है, हर बच्चे को हर रोज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरली बच्चे ठीक होते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जो प्रॉब्लम मटीरियल है, मे बी वो आज डिस्टर्ब है, वो क्लास में इधर उधर देख रहा है, आप पढ़ा रहे हो, आपको डांटने की जरूरत नहीं है। मैं आई एम डीलिंग विद सम एग्जांपल्स। मान लीजिए एक बच्चा है जो और 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स वो रेगुलर लगा हुआ है, एक वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है क्लास में, तो कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स मीटिंग में आ रहे आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, हम तो क्लास में सबको बराबर ही कराते हैं, देखो जी इसके नंबर इतने ज्यादा कैसे आ गए, आपका बच्चा हर बार फेल हो जाता है क्लास में, इसका ध्यान ही नहीं है, दोस्तों में लगा रहता है। तो मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है, तो वहां पे पेरेंट्स मीटिंग में गई तो बच्चे से टीचर इस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स से, उसके मम्मी ने सबके सामने बच्चे को चांटा लगा दिया। ठीक है, मदर वाज रॉन्ग, टीचर वाज रॉन्ग। इसलिए नहीं कि बच्चे को डांटना मारना नहीं, डांटना मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को, बहुत ही ज्यादा, ये तो एक बिल्कुल अलग स्फीयर है जहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चों के साथ वायलेंस किस लेवल तक होती है स्कूल्स में, बहुत लेवल तक वायलेंस होती है, वर्ड से लेके और कहाँ तक, बच्चे को 20 पेरेंट्स और बच्चों के सामने ये कहना रही है किसी काम का नहीं है, इसके तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, इससे बड़ी वायलेंस कोई नहीं है बच्चे के हार्ट के साथ। बच्चे की कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना, उस बच्चे में कुछ तो अच्छा होगा, मे बी वो हंसता ही अच्छा हो, मे बी वो चुपचाप बैठना ही उसका अच्छा हो, मे बी वो आपके लिए बड़ा ओबीडियंट है, इफ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग डिस्टर्बिंग टू द क्लास, इट मींस ही इज पार्टिसिपेटिंग अ लॉट। तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें इंडिविजुअल होती हैं जो बच्चों की, यू जस्ट नीड टू बी देयर एट द टाइम ऑफ द नीड। आज एक बच्चा उदास रहता है, टीचर को सिर्फ एक दिन में एक ही बच्चे को शायद पूछना पड़े कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर, वी कैन गो एंड बेटा आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ में नहीं आ रही है मेरी बात, बता ये भी कह सकते हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ होता है ऐसा, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ठीक है आप नहीं पढ़ाते हो, टेल मी हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। तो पेशेंस तो टीचर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ना सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ हमें आना है, बिहेवियर पैटर्न्स को हमने चेंज करना है। तो अब सबसे पहले जो क्लास में टीचर, अगर टीचर स्ट्रांग नहीं है तो बच्चों का कंसंट्रेशन तो उसको मिल ही नहीं सकता। एक टीचर अपने काम में बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो हम अपने सिलेबस को, आई एम सॉरी मनीष जी, मैं 10 मिनट और लूंगी, अभी थोड़ा सा रह गया मेरा। जी जी आराम से लीजिए। तो आप कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, हाँ जी हाँ जी, कंटेंट वाइज अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, तो अब कंटेंट, मुझे तो बुक पढ़ानी आती है, मैंने सिलेबस पढ़ाया है, आज की डेट में ये नहीं चल सकता। बहुत बार ऐसा होता है आप पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्लास में ज्यादा नहीं तो 10 से 5 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं, दे गो एंड सर्च ऑन द यूट्यूब एंड इंटरनेट, वो एक नई चीज आपके सामने लाके रख देते हैं। एवरीडे बेसिस पे आपको अपने आप को रिन्यू करना पड़ता है, टीचर को स्टूडेंट के बराबर डेली पढ़ना पड़ता है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो कोई बच्चा आपको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर आप उनको न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज को साथ के साथ देते हैं, कंटेंट वाइज आप उनको फुलफिल करके रखते हैं, तो आपका समझ लिए 80% काम तो ऐसे ही हो गया, बिहेवियर का काम तो आपका सिर्फ 20% का बचेगा, बिकॉज इट गिव्स यू रिस्पेक्ट। ओके, तो इसके बाद है रिस्पेक्ट, चाइल्ड की रिस्पेक्ट, जो हमने अभी बोला है, जस्ट बी प्रेजेंट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, इट मींस वी शुड रिस्पेक्ट द चाइल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सब्जेक्टिव बीइंग। तो उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। वो घर से डिस्टर्ब हो सकता है, वो अपने को जो को स्टूडेंट से डिस्टर्ब हो सकता है, उसके अंदर किसी चीज का लेके कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, टीचर के लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट सी बात मेंशन करना चाहूंगी आपको, जब वो, हालांकि मेथोडोलॉजी में भी हम वो बात करेंगे, तो बच्चों को हक करने का जो सिस्टम आजकल चला है, तो स्कूल में क्या है, एक हक डे बनाया जाता है, आपको ध्यान होगा सबको, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हक करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट टीचर्स को हक करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। टच थेरेपी
भी काम करती है। तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, तो हमारे पास और भी तरीके हैं। शेक हैंड हमारे नहीं होता बच्चों के साथ, हम पैर, हमारे बच्चे हमारे पैर छूते हैं, शेक हैंड कर सकते हैं आप, यू कैन होल्ड देयर हैंड्स, आप ज्यादा नहीं तो उनके सिर पे हाथ रख सकते हैं। तो जो टच सिस्टम, टच थेरेपी है, वो बच्चों के साथ क्लोजनेस बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, अगर आप इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको काम करेगा। इमोशनल बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल बॉन्डिंग। तो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बनती है प्लस लैंग्वेज। जब आप बच्चे के इतना क्लोज आ जाएंगे तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अरे तेरे को समझ में नहीं आती क्या, तेरा दिमाग काम नहीं करता, दिस वर्ड इज रियली हजार्डस एंड सो वायलेंट वर्ड, तेरे को समझ में नहीं आता क्या कुछ, ये सेंटेंस अच्छा नहीं है बच्चों के साथ बोलने के लिए। वर्ड्स के लिए इतना केयरफुल होने की जरूरत है। और टीचर्स को अगर आज की डेट में हम देखें, हम 100% नहीं तो 100 में से अगर 2 टीचर्स भी ये बोलते हैं ना, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चों के साथ गंदे वर्ड्स बोलते हैं, तू बेवकूफ है, तेरे को समझ नहीं आता, तेरा माइंड काम नहीं करता, तू ये वो, तो आप ये मानिए वो 2% टीचर्स भी है ना, वो कितने लैक्स बच्चों के लिए लाइफ में एक ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो रोल मॉडल्स हैं। लैंग्वेज इतनी ग्रेसफुल, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि पूरी लाइफ जब भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होने लगे लैंग्वेज से, तो उसको लगे कि मेरा टीचर तो बहुत शानदार लैंग्वेज बोलता था, तो मुझे उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। फॉरगिवनेस, बच्चे बदतमीजी भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो टीचर को पसंद नहीं आएगा, वो डिसअप्रूव कर सकते हैं। यू वांट टू हग देम, दे कैन लाफ एट यू। आप एक नई थेरेपी बताना चाहते हैं, दे कैन मेक फन ऑफ यू। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ, आजकल के बच्चे अगर कोई 10th 11th प्लस 2 के बच्चों से डील कर रहा है, दे टेक यू एज ए फूल, कोई बात नहीं, यू नो व्हाट यू आर। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो यू कैन कंट्रोल द स्टॉर्म, दे आर लाइक स्टॉर्म, दे स्वे अवे, दे टेक एवरीथिंग स्वेड अवे। तो आप ये देखिए कि बच्चे वो जो तूफान है वो आपका मजाक भी बना सकते हैं। इट मीन्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं हो रही है, यू नो यू आर द कंट्रोलर, यू हैव रेंज इन योर हैंड। लगाम तो आप ही के हाथ में है ना सब कुछ, और वो लगाम है जस्ट लव, फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग। ये सारी चीजें हैं जो आपको बच्चे से जोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और फॉरगिवनेस अगर एक टीचर के अंदर नहीं है तो आप एक सिटीजन को फॉरगिवनेस नहीं दे सकते, एक ह्यूमन बीइंग को आप फॉरगिवनेस नहीं दे सकते। तो सबसे पहली जो फॉरगिवनेस है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम इसके बाद ये हमारा जो आ गया सारा की सारा, हम कंपैशन, कंसिडरेशन सब। अब सेकंड पॉइंट इज मेथोडोलॉजी, बिहेवियर पैटर्न हमारा डिस्कस हो गया। मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि हम एक कंटेंट की बात कर रहे हैं कि हमें एक कंटेंट टीच करना है। अब कंटेंट के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक सेट पैटर्न है कि हमने साइंस टीचर ने अपने तरीके से पढ़ाया, शुरू से जैसे पढ़ाते हैं, वी जस्ट हैव टू परफॉर्म द एक्ट। आर्ट्स पढ़ाने वाला, बीए पढ़ाने वाला, या आज हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के टीचर पढ़ाने वाले और तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये जो पढ़ाने का तरीका है ये बच्चों को सुला भी सकता है दिन में, जिसने 8 घंटे वहां पे स्कूल में बैठ के पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली टुडे आर वी कंसर्न्ड विद स्कूल टीचर्स एंड स्कूल टीचिंग। तो ये अब मेथोडोलॉजी आज की डेट में, आज की डेट की बात भी ना करें तो जॉन डेवी एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट 18th सेंचुरी के फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने अपने ही टाइम में इतनी ज्यादा इसको चेंज कर दिया था टीचिंग पैटर्न को, कि जिसके बेस पे हमारे ये सारे प्लेवे स्कूल्स बने थे। तो प्लेवे स्कूल ही अपना एक एग्जांपल है मेथोडोलॉजी का शो करने का, कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट इज कार, की ऐसा व्हीकल होता है, इतने लोगों को कैरी करता है, वी शो देम द कार। तो डेमोन्स्ट्रेशन हर एक चीज का नहीं हो सकता ना। आई वांट टू शो पैसिफिक क्वेश्चन, तो मैं पैसिफिक क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ उनको, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मेथोडोलॉजी डिफरेंट करती है, इट इज बाय डेमोन्स्ट्रेशन दैट वी कैन टीच ओवर सब्जेक्ट। तो ये एक फेमस मेथड है कि आप सब एक्सप्लेनेशन करना, कंटेंट को एक्सप्लेन करना अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेशन उससे भी अच्छा है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को स्टडी के लिए तैयार करते हो, यू मेक द स्टूडेंट रेडी फॉर द स्टडी, वो सबसे अच्छे टीचर का काम होता है। अब ये कैसे किया जाता है, आई कोट जस्ट वन एग्जांपल। तो जैसे हिस्ट्री पढ़ाते थे स्कूल में, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी। तो ट्रेनिंग में भी उन्होंने जो एग्जांपल दिया था, मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे एक ही देती हूँ। मेथोडोलॉजी पे हम बाद में बात करेंगे जब हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक्सकेवेशन बताना है कि खुदाई की जाती है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम व्हाट इज एक्सकेवेशन, उन्होंने बोला कि चलो आज हमारा गेम पीरियड है, हम आज लॉन में जाके प्ले करेंगे। वो बच्चों को लॉन में ले गए, उन सबको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए कि फाइंड आउट फ्यू थिंग्स, हमने ये 10 चीजें छुपाई हैं, तो जो बच्चा पहले ढूंढ के लाएगा उसको ये प्राइस मिलेगा।
तो बच्चों ने अपने तरीके से औजार ढूंढे, चीजों की खुदाई की, किसी ने बड़ा औजार लिया, किसी ने छोटा लिया, जो भी उनको मिला आके बताया। तो एंड ऑफ द एक्टिविटी 1 या 2 घंटे के बाद जो टाइम था, तो टीचर ने इनको क्या बोला, इट इज नोन एज एक्सकेवेशन। तो आपको ये बताया गया था कि अंदर कांच की चीज है वो टूटनी नहीं चाहिए, मिट्टी की चीज है वो टूटनी नहीं चाहिए, यू वर सो केयरफुल अबाउट थिंग। तो प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा। तो चीजों को अब हर चैप्टर को, तो क्वेश्चन वहां पे टीचर्स पूछते थे कि इतना लेंथी सिलेबस है बच्चों का, इतना ज्यादा कुछ है, तो आप हर चीज की एक्टिविटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो एक मेथड नहीं होता एक्टिविटी का, मेथोडोलॉजी के अंदर ग्रुपिंग मेथड, स्प्लिट मेथड और इतने सारे मेथड्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज। साइंस टीच करने के मेथड्स अलग हैं, आर्ट्स टीच करने के मेथड अलग हैं, कॉमर्स टीच करने के मेथड्स अलग हैं, और आपको म्यूजिक है, आर्ट्स है, पेंटिंग्स है, क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हो बच्चों को, डेमोन्स्ट्रेशन और मेथोडोलॉजी है, ये अगर आपकी चेंज हो जाती है पढ़ाने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिकल उसके अंदर आती है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट जब उसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम मेथोडोलॉजी बोलते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा बच्चों का, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट है जो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, फील्ड सर्च देते हैं बच्चों को और देते हैं। तो छोटे बच्चों की एक्टिविटी गेम बेस्ड होती है, तो बड़े बच्चों की रिसर्च बेस्ड भी हो सकती है। तो ये सारा मेथड है जो हमारा बच्चे उससे करेंगे। अब हम लास्ट में थोड़ा सा सम अप करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर राउंड में हमारा जो रह गया हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सम अप करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वो है जिसमें टीचर एक रोल मॉडल बनते हुए एक बच्चे के लिए एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस, एक सिर्फ टीचर का एक फेज भी लाइफ लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। और टीचर को अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी होना पड़ेगा, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, एंड लव योरसेल्फ। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हम खुद को प्यार करते हैं, अगर हम अपने प्रोफेशन को प्यार करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है वर्ड की चीज, अगर ये ट्रस्ट हमारे अंदर आ जाता है तो हम बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। वी आर वेरी मच कैपेबल। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और आपने जिस तरीके से बताया, इश्यूज बहुत सारे थे, मतलब मुझे लगता है समय हम लोगों ने आपके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि इतने सारे इश्यूज को इतने कम समय में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे नहीं सर, जी, आपने जो बात सबसे पहले जहां से उठाई, मूल्यों से उठाते हुए जो आज के समय में एक जो बदलाव आ रहा है तकनीक को लेके, और जो एवं महत्वाकांक्षाएं जो बढ़ रही हैं, मतलब सिर्फ बच्चों की ही नहीं, समाज में हर, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या और भी जो पूरा समाज का माहौल है, उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं प्रभावित हैं, बहुत हद तक शिक्षक भी उससे प्रभावित है। जैसे कि आप ही की एक बात से मेरे को याद आया कि कुछ टीचर्स का ऐसे बताते हैं कि जब भी समय मिलता है उनको, तो वो बीच बीच में ना शेयर की बात करते थे स्कूल में ही, कि शेयर में कितना पैसा लगाया, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना आपने वहां लगाया। तो वो मतलब एक टीचर ने मुझे ये बात बताई थी कि क्या जो आपने बात कही ना कि शिक्षक एक रोल मॉडल होता ही है, शिक्षक और पेरेंट्स बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। एक एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें वो बड़े को देखते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। आपने भाषा की बात रखी, बिल्कुल सही बात है। मुझे अपना याद है कि बचपन में जैसे ये चीज भारतीय परंपरा में, जैसे गुरुकुल की जो पद्धति थी, उसमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखा जाता था कि गुरु के साथ जो बच्चा रहता था, तो उसमें ये एक पूरा कहीं ना कहीं अवधारणा यही थी कि 24 घंटे गुरु के साथ जब बच्चा रहेगा तो उसके आचरण धीरे धीरे उसके अंदर स्वतः ही आ जाएंगे। लेकिन वो एक इतना मुश्किल काम था टीचर के लिए, अगर आज के हम समय में देखें, क्योंकि हमने शुरू से ही ये सारी चर्चाएं करी हैं कि समाज से जो शिक्षा का जो द्वंद्व है, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं और जो हम जी रहे हैं, उसके बीच में इतना गैप हमने कर दिया है कि उस गैप को हम कैसे फिल करें। इवन शिक्षक जो है वो क्लासरूम में दूसरा है और घर पे वो दूसरा व्यक्ति है। तो ये एक पूरी समस्याएं हैं। खैर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रश्न मैम की बातचीत से समझ में आ रहे हो, या आपको लग रहा हो कि कोई ऐसी चीज मैम बताएं, जैसे मैडम ने कहा है कि मेथोडोलॉजी हम लोग प्रश्न उत्तर में बातचीत कर लेंगे। जैसे अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसमें कि इसको कैसे अप्लाई करें किसी विशेष विषय को लेके, जैसे साइंस को लेके या मैथ को लेके, तो शायद उसमें वो मेथड्स आ पाएंगे। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार विनोद मान साहब। हाँ, सबसे पहले तो चंद्रिका मैडम का धन्यवाद, जो उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से बड़ा
वर्क भी था, उसमें वैल्यूज का जिक्र था, मेथड था और व्यवहार तक होते हुए वो सारी बातें की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत में सेकंड बात मैडम ने की थी वो वैल्यूज की थी, और वैल्यूज में कहीं न कहीं जी पॉलिटिकल साइंस के एंगल से हम देखें तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक शिक्षक के अंदर फीलिंग के रूप में होनी चाहिए, और शिक्षक को सोशली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए कहीं न कहीं। और इसके साथ-साथ आती है हिडन फोर्सेस। हिडन फोर्सेस में वो चीज़ें आती हैं जो सीधे तौर पे हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। कहीं न कहीं उसमें आप मान के चलें कि बच्चा किस समाज से आया हुआ है, उसका रिलिजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, किस तरीके से वो आता है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हिडन फोर्सेस हैं, जो छुपी हुई ताकतें हैं, जो बच्चों को प्रभावित करती है काफ़ी हद तक, उन पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए कहीं न कहीं मैडम से ही पूछ सकते हैं हम कि इसके लिए और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, कि जैसे जो हिडन फोर्सेस हैं, जो छुपी हुई ताकतें हैं, उसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है। सराउंडिंग में जो-जो चीज़ें होती हैं, पर वो सीधे सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, और वो टीचिंग लर्निंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्या किया जा सकता है? हाँ जी सर आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो हिडन फोर्सेस की बात यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक एजुकेशन के सीन्स की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हम सर्टेन सिलेबस पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या सोशल प्रॉब्लम्स की बात आप करना चाह रहे हैं कि सोशली कुछ बिल्कुल ऐसे मैम। फैक्टर्स होते हैं जो सोशल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम। हाँ जी। तो सर देखिए, जब हम बच्चे की ग्रोथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज किया था कि बच्चा काफी जगह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है थीम के साथ। मतलब जो वो पढ़ रहा है वो डायरेक्ट उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। आपका क्वेश्चन समझ आया है? तो ये सर दो आपने जी बोला, लेकिन मुझे दो चीजें इससे समझ आई हैं। एक तो ये होता है कि एनवायरमेंटल फीचर्स हैं और हैं। हेलो, ये एक आवाज जी आ रही है, आवाज आ रही है। डॉक्टर मनीष, ये आवाज वापस आ रही है तो ओके। हाँ, नहीं नहीं, मुझे अपनी ही आवाज सुन रही है एक्चुअली ज्यादा। मे बी यहाँ पे हम लोगों मेरी को तरफ क्लियर आ रही प्रॉब्लम है। है। अगर आपका कोई हाँ जी। जी। तो तो जो ये हम बच्चों की प्रॉब्लम्स की बात डिस्कशन कर रहे हैं कि जब बच्चा चुप बैठा होता है तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। तो वही इंडिविजुअल डीलिंग है जब हम बच्चे की हिडन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिकनेक्ट डॉक्टर मनीष, एक मैम की आवाज जस्ट इको कर मिनट। रही है। ओके हाँ, मैम, इको ओके, नो मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ज्यादा आ रही है। ओके, हेलो जी आप कर हेलो। लीजिए, हो गया अभी। हाँ, अभी ठीक है ना इको? अभी हाँ जी एक जी मैम ने भी की थी हमारे साथ। जी जी। हाँ जी ठीक, थैंक पहले यू। से बेहतर है जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपकी भी इको अभी तक आ रही है। चलो देखते हैं। तो हिडन फोर्सेस के लिए मेरे ख्याल से ये लगता है कि हमारा जो डिस्कशन का लेवल है, या हम एक्स्ट्रा इसके अंदर एक आजकल स्कूल के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में मैंने एक देखा है, यहाँ पे गीता स्कूल है या कुछ और है, तो ये लोग बच्चे को एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हरियाणा में मैंने चीज देखी है, कास्ट सिस्टम यहाँ पे, आई बिलोंग टू राजस्थान, तो वहां फेमस है। तो बच्चों के अंदर ये एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करके उनके अंदर एक बहुत बड़ी बात क्रिएट करता है कॉलेज लेवल में, पॉलिटिक्स में एंटर करना और करना, बच्चे क्लास पॉलिटिक्स की बात कर लें। तो ये चीजों से डील करना ही एक्चुअली टीचर का बहुत बड़ा एम होता है। जो प्रॉब्लम्स है वो जरूरी नहीं कि साइकोलॉजिकल होगी या फैमिली होगी, तो बच्चे को प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकती है किसी भी लेवल तक। और जो टीचर है वो वेल अवेयर है, समाज से जुड़ा हुआ है। जो मैंने अभी कंटेंट में भी पढ़ा था, तो कंटेंट के साथ साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है कि आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे। जो वर्ड मैंने यूज किया था, अगर आप हर चीज से वेल इन्फॉर्म्ड है तो आप बच्चे को किसी भी लेवल तक भी सकते हैं। बच्चा किसी भी लेवल की प्रॉब्लम से कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो डॉक्टर विनोद आप यही पूछना चाह रहे थे। जी विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? या कुछ और था? विनोद जी। जी मनीष जी हाँ, मनीष जी। हाँ तुषार जी। हाँ मान साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैम प्रणाम। मेरा एक प्रश्न। जी तुषार आप बोलिए, सॉरी। जी 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 नमस्कार जी तुषार जी, नमस्कार तुषार जी। जी जैसे आपने कहा कि एक क्लासरूम में एक टीचर जो है वो उसके पास ही रेन है, मतलब कंट्रोल जो है उसके हाथ में ही है।
तो वहां पर जी चीजें बिल्कुल बात है कि वो दया उसके पास मतलब दया दिखानी ही चाहिए, और जो साधारण मानव मूल्य हैं वो सब स्थापित करने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हाँ आपने जी ऑब्जर्व किया होगा, हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे बच्चे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे या ऐसा कुछ कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। वर्चुअल क्लास के लिए स्पेसिफिकली क्या कुछ आप नए संदर्भ देखती हैं व्यवहार के, जो या फिर नए तर्क तलाशती हैं उसमें, कैसे एक टीचर वहां पे कंट्रोल कर पाए, वहां पे व्यवहारिक नियम कैसे हो, उस संदर्भ में अगर आप कुछ प्रकाश डालती तो सही रहता। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के अंदर। जी जी हाँ जी, जी आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑनलाइन क्लास में देखिए यहाँ पे सेम वही बॉन्डिंग की बात आ जाती है कि अगर एक टीचर से बच्चा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे उसको बिफुलमेंट ऑफ टीचर ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। जनरली आपकी बात ठीक है, बच्चे लैंग्वेज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा ये कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है लैंग्वेज, लेकिन हमें उसको फॉरगिवनेस रखनी है। लेकिन अगर ऑनलाइन के अंदर बच्चे क्या करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और चले जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। ओके, तो हम तो वहां पे कैमरा देख रहे हैं, उन्होंने म्यूट कर दिया, उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया और वहां से चले गए, टीचर बोल रहा है, 10 लोग बच्चे वहां पे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो पेशेंस तो यहाँ पे डॉक्टर साहब रिक्वायर्ड है, लेकिन जब आप बीच बीच में यहाँ पे भी आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए वहां पे। जब आप जैसे मैं प्रैक्टिकली ऑनलाइन क्लास डेली लेती हूँ, तो शुरू शुरू में मुझे जब एक दो बच्चों ने बताया कि बच्चे तो मैम आपको बोलते हैं कि मैम हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और वो क्लास से चले जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग तो करते हैं बच्चे। तो ये तो आप पहले से भी तो कनेक्टेड हो ना बच्चों से, ये बच्चे आपका रिलेशन बहुत पुराना चल रहा है बच्चों से। ऑनलाइन तो हम अभी आना शुरू हुए हैं ना बच्चों के साथ, तो जो बच्चा अभद्र कर रहा है वो अभी ऑनलाइन पे आके नहीं कर रहा है, वो शुरू से, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में प्रॉब्लम थी। तो वहां पे हम उनका वीडियो ऑन करवाने लग गए हैं कि आप हमारे सामने प्रेजेंट रहिए। तो अगर बेसिकली बच्चे का आपके साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन है तो बच्चा उस वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज जैसे हाउ पर्सनली आई डील विद स्टूडेंट्स, तो वो झूठ बोलते हैं बच्चे, आज की डेट में बहुत झूठ बोलते हैं कि उनको यहाँ जाना है वहां जाना है, उनको सिर्फ सिंपल घूमने जाना होता है। मैं प्रेबल क्योंकि मैं कॉलेज में टीच जी करती हूँ, तो मैंने बच्चों को एक बोला है कि आप मुझे सच बोलिए, टेल मी द ट्रुथ। आप मुझे ये बोल के जा सकते हैं कि मैम आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, मैं आपको अलाउ करूंगी कि आप आज जा सकते हो, आप कल दोबारा आओगे, मैं दोबारा से आपको ये टॉपिक करवाऊंगी। तो मेरे लिए वो चीज को पेशेंस से डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर मैंने ये ट्रुथ वैल्यू एस्टेब्लिश करी है अपनी क्लासेस में, तो इस चीज का बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा हुआ है। बच्चे मुझे सच बोलते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं उसमें जनरली साइलेंट रहती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप तो अब नहीं बना, मैं जब से टीच कर रही हूँ, मैंने पिछले 6-7 साल से व्हाट्सएप ग्रुप अपना बच्चों के साथ बना रखा है। तो बच्चों को, कईयों को नहीं पता होता कि मैम है, तो वो उसमें बोलते हैं कुछ ना कुछ कि मैम ने कल क्लास नहीं ली, मैम ने सिलेबस नहीं करवाया। आप कितना भी एफर्ट कीजिए, जब आपके पास 60-70-100 बच्चे होते हैं ग्रुप के अंदर, तो सारे बच्चे उतने ओबीडियंट और उतने अच्छे नहीं होते। तो आपको जी वहां पे एक एमिकेबली उसको रिप्लाई करना पड़ता है, ओके बेटा, आई विल गिव यू क्लास टुमारो, ओके। तो जी आप अगर वहां पे एक, इसका मतलब ये नहीं कि आप फन को यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप कूल वे में अगर उसको रिप्लाई कर देते हैं, तो बच्चा अपने आप असेम्ड फील करता है कि वो कैसी लैंग्वेज को यूज कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो मेथड्स तो जी जी ऑनलाइन में भी है कि आप बच्चे की प्रेजेंस को अपने सामने बना के रखिए, और बॉन्डिंग तो आपको बनानी पड़ेगी पेशेंस के साथ। जी 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 जी। जी एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जी कि शायद जो जैसे एक जो दंड की अवधारणा है कि जो हमें जी। पनिशमेंट किस तरीके से देनी है, हम्म। तो अपने उस अनुभव से जानता हूँ कि वहां पे अगर पनिशमेंट भी दी जी जाती थी तो उसका कोई क्रिएटिव एक नजरिया होता था उसमें, और सर, उससे आप भी कोई ना कोई कौन सी लर्निंग क्लास इवॉल्व को होती थी। किस स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं सर? जी एक्चुअली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी एक एकेडमी है अपनी खुद की, तो उसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं। अच्छा ठीक है सर, आप मेरी बात सुनिए। पनिशमेंट वर्ड तो बच्चे और टीचर के स्फीयर में एंटर ही नहीं होना चाहिए। जी जी करेक्शन करना बच्चों को या उनका रिफॉर्म करना, ये वर्ड तो यूज होते हैं। पनिशमेंट इज वर्ड इज नॉट एक्चुअली राइट फॉर ए स्टूडेंट एंड जी और जी फॉर ए टीचर। जी 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 बच्चों को अभी हम यहाँ पे एक फोर्स है, उस फोर्स को रीडायरेक्शन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम फोर्स को डिस्ट्रॉय करने की, हमने पहले ही बोला है अपने इस डिस्कशन में कि हम चीजों को सप्रेस नहीं कर रहे,
हम उनको कंपेल नहीं कर रहे। यहाँ की मैं उनको टेस्ट के लिए भी कंपेल नहीं करना चाहती हूँ कि कल आपका टेस्ट है दीजिए, आप बड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड होता है। लेकिन अगर एक बच्चा कह रहा है कि आज मैं नहीं पढ़ना चाहता, बच्चों की क्या हैबिट होती है, हमारे उसकी डेथ होगी हम जाएंगे, हम बोलेंगे आप एक को कितनी बार विदा करोगे यहाँ इस दुनिया से, आप बी ट्रूथफुल। हम जब बार बार उनसे बच्चों से कंपेल करते हैं तो बच्चा बार बार उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाता है। पनिशमेंट इज नॉट द राइट वर्ड। अगर मान लीजिए एक बच्चा आपके साथ हमने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं, हमने फॉरगिवनेस बोला है, हमने इमोशनल बॉन्डिंग बोला है, हमने लव बोला है, तो जहाँ पे लव और इमोशनल बॉन्डिंग की बात आती है वहां पे पनिशमेंट का तो प्लेस ही नहीं होता सर। जी जी, एम आई राइट? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी 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 मैम, थैंक यू। आपने बहुत सारी चीज़ें, मुझे जो समझ में आया कि असली चीज़ ये है कि शिक्षक पहले तो अपने खुद कितना ईमानदार है, उसके आधार पे एक रिलेशनशिप एक बिल्ड होता है शिक्षक और छात्र के बीच में। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। फिर उसके बाद ये शायद ऑनलाइन या ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं अगर वो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। जी यस जी ऑफ कोर्स। तो आप एक फोन पे भी एक बच्चे से डिस्कस कर सकते हो। तो कई बार टीचर को 24 आवर्स प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एग्जामिनेशंस है, हम यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए प्रेजेंट होने की बात कर रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो स्कूल में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी हम कॉलेज में फेस करते हैं कि उनकी असेसमेंट्स चली गई है, ये है वो है। इफ यू आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ देयर नीड, हमने फिर से बोला दैट इट इज नॉट जस्ट इमोशनल नीड, वो नीड उनकी प्रैक्टिकल नीड्स भी हो सकती है। जब उनको जरूरत है आप उस टाइम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वहां पे जाके उनको स्टडी मटेरियल में हेल्प आ रही है, आपको बार बार देना पड़ रहा है स्टडी मटेरियल बच्चों को, एक बच्चा नहीं समझ रहा आपको 10 बार समझाना पड़ रहा है, तो टीचर की पेशेंस इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ एडवर्सिटी बोल रहे हैं। हर बच्चे को आपने एक बार सिलेबस दे दिया, एंड ऑफ द ईयर वो उसको संभाल के रखेगा। कई बच्चे ऐसे भी तो मिलेंगे जो उनकी कॉपी गुम हो जाएगी, बार बार आपको दोबारा से हेल्प करनी पड़ सकती है, आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग देनी पड़ती है। ये जो ट्यूशन कल्चर, ये जो कोचिंग कल्चर, ये जो बार बार इस तरह से जाना, मेरे अपने बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, देखिए उनका स्कूल लगता है और वो कोचिंग क्लास में भी जाते हैं, उनको कंपटीशन है, उनको लगता है इसके बिना काम नहीं चलेगा। उनके जो स्कूल टीचर्स है वो 50,000 सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी कोचिंग में जाना है, वो 50,000 जस्टिफाई कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे हैं वो, ओके, लेकिन बच्चों को कंपटीशन इतना है। तो टीचर को तो पेशेंस रहना ही पड़ेगा। पेशेंस जब तक एक टीचर के अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है, विवेकानंद की बात याद होगी आप लोगों को कि विवेकानंद ने कहा था कि टॉलरेंस वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं एक्सेप्टेंस से। टॉलरेंस में नेगेटिविटी होती है कि आप में कुछ बुरा है जिसको मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ किसी चीज को, इट मींस मैं आपकी सारी चीजों को एक्सेप्ट, व्हेन वी लव वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। जी एम आई राइट? जी मैम, जी मनीष जी, जी मान साहब, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा इसमें, क्योंकि अब जी ये चर्चा का समय चल रहा है, तो इसमें मुझे ये लगता है कि जो बच्चे शरारत करते हैं या क्लास में पीछे बैठते हैं या फिर कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं इस तरीके से, जी वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी वाले बच्चे होते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर का जो मेथड है वो पकड़ नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। इसके लिए होता क्या है कि एक कंसेप्ट जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वाला होता है। जैसे एक मानक तौर पे आप मान ले कि हमारे पास 50 बच्चे हैं और टीचर के पास एक मानक तौर पे मान ले कि 50 बेर है। वो सभी बच्चे को नॉलेज रूपी या जानकारी रूपी अपने बेर दे रहा है, और उसके बाद में देखना होता है टीचर को कि किस बच्चे ने कितना बेर खाया है। एक तरीके से हमारी दी गई जो जानकारी है वो चेक करनी होती है कि वो हर एक बच्चा, जो बच्चा जिसका ध्यान नहीं है, तो असल में कहीं न कहीं विषय को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इससे भी आगे की बात अगर कहें, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक यूनिट अलग है, हर एक एब्सोल्युटली राइट, बच्चा यस अलग है। तो एब्सोल्युटली। उस तरीके ये उसको एक ही तरीके से अगर हम बैठ के समझाने का प्रयास करेंगे, तो जो पीछे बैठने वाला बच्चा है वो शरारत भी करेगा और उसको फिर पनिशमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो पनिशमेंट की का टाइम ही ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चा जिसका मन नहीं लग रहा है, तो वो कहीं न कहीं, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल इसमें मेरा आ जाता है। मैंने 9th क्लास में एक बच्चे को पढ़ाया था। 9th क्लास में पूरे साल मैं पढ़ा नहीं पाया, कहने का मतलब अपने तरीके से। 10वीं में आने के बाद फिर देखा तो वो क्लास में इस तरीके से देखे तो वो एक लाइन भी ढंग से नहीं लिख पा रहा था। उसमें पहले से फ़ॉल्ट रहा होगा बाकी लोगों का या फिर एनवायरनमेंट का। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि इस बच्चे में क्वालिटी क्या है? तो बाकी बच्चों ने उसकी क्वालिटी जब बताना शुरू की, और उसके बाद भी देखो कहीं न कहीं क्वालिटी उसके अंदर थी। उन्होंने कहा कि ये रामलीला में सीन कर लेता है, अच्छे से
घड़ुआ बजा लेता है, वो एक्टिंग कर लेता है, इस तरह की चीजें कर लेता है। तो मैंने कहा आप कभी बोलता तो है नहीं यहाँ पे। तो मुझे फील हुआ कि मैंने इसको इसके तरीके से समझाया नहीं था, तो मैंने अचानक उसको बोल दिया कि आप आगे आओ। उसने बिल्कुल राइम में ढंग से बहुत अच्छे तरीके से अपना नाम बताया, अपने फादर का नाम बताया। और मैंने अगले दिन एक तरीके से गा के उसको क्वेश्चन याद करने के लिए कहा, और उन्होंने अच्छे तरीके से गा के क्वेश्चन को याद किया। यानी हर एक बच्चा जो आपको ज्यादा एक्टिव दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो रुचि नहीं ले रहा है या गुमसुम है, इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं उसके पढ़ाने के मेथड पे हम नहीं पहुंच पा रहे। उसके सीखने का जो लर्निंग का जो तरीका है वो टीचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके बाद फिर वो स्मूथली पढ़ा उसके बाद। सर आपने बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात ये कही है सारी। ये जो फॉलोअप, जो नंबर 1 ये फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बच्चे की क्वालिटी को जैसे आपने किया, अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है, उसको अपनी एक स्पेशल फीचर का पता चल जाता है। स्पेशली गिफ्टेड होते हैं कई बच्चे। आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, आपकी बात, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। और असल में सर यही वो बच्चे होते हैं। जी जी हाँ मैडम, जी गायत्री मैडम क्वेश्चन पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चे होते हैं वो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत तेज हैं। वो कहानियां सुना देंगे आपको, उन्हें कोई चीज छुपाना है वो छुपा लेंगे आपसे। मतलब वो स्टोरी मेकिंग में मास्टर होते हैं। उनके पास इंटरनेट है, ये है, वो इंटरनेट पे कभी कुछ और कर रहे होंगे और आप जैसे गए उन्होंने बंद कर दिया, वो पढ़ाई की चीजें खोलने लग गए। तो ऐसे बच्चों का जो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा क्योंकि इतना बड़ा स्टोरी टेलर है। तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? मैडम ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हम ये सारा सेशन ही इस चीज पे कर रहे हैं कि एक बच्चा जो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है और जो इतना एक्सपोजर उसका इतना ज्यादा है चीजों के लिए, वो इतना उसकी कंसंट्रेशन लॉस। लेकिन आप बात ठीक है, हम इस यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज नहीं है, वो ओवर स्मार्ट बन चुका है, ठीक है ना। तो ओवर स्मार्ट होके तो पेरेंट्स को अब आप देखिए, हमें उनसे ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा ना। हम में से कितने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, आप दोनों को इक्वल लेवल पे अगर रखें, हम अपने टेक्नोलॉजी के काम कितने करवाते हैं बच्चों से। हम खुद इग्नोर करके अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं कि चलो ये बिल्स आप पे कर दो, ये आप कर दो, वो आप कर दो। अगर वही छोटे छोटे काम हम अपना करना शुरू कर दे तो हम भी टेक्नोलॉजी के मास्टर हो जाते हैं उस चीज के लिए। लेकिन हमें हैबिट हो गई है, हम बच्चों को सारी चीज देते हैं, तो हमने खुद उनको मास्टर बना दिया सबसे पहले। फिर है, अगर ट्रुथ वैल्यू हमारे बच्चों में लॉस हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे पूरे सीन में हमें क्या क्लियर हो रहा है कि बच्चे में ट्रुथ वैल्यू नहीं जा रही है, बच्चा हमसे सच नहीं बोल रहा है। तो अगर वो सिर्फ एक सच ही बोलना शुरू कर देगा तो उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको जितनी बार बोलेगा कि मॉम मैं ये काम कर रहा हूँ, उतनी बार उसको ये अपने आप पता चलेगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ सच बोलने की आदत एक बच्चे में डालना ही सारी प्रॉब्लम का इलाज है यहाँ पे। और मॉम को भी बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी आप उनसे ज्यादा यूज कीजिए ताकि आपको पता चले वो कितनी जल्दी स्विच ऑन करते हैं। आपको एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ कि बच्चे ऑनलाइन टेस्ट जब दे रहे होते हैं, वो 2 फोन अपने पास रखते हैं। अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमारा नेट पैकेज कम ना हो जाए, हमारा टेस्ट बीच में ना रह जाए, तो इधर से टीचर क्वेश्चन करता है, दूसरे फोन में वो क्वेश्चन आंसर सर्च करते हैं और इधर फुल मार्क्स ले लेते हैं आपको। और ये बच्चों का एक कॉमन फीचर बन चुका है। वो एक फोन नेट के लिए रखते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा सर्च करके आंसर दे रहा है। और आजकल ऑनलाइन में बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि नेट में हर चीज का आंसर है। ट्रुथ वैल्यू नहीं, बेसिकली ट्रुथ वैल्यू काम करने वाली है यहाँ पे। आपके बच्चे को लगे कि अगर उसको लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं 10 में से 10 नंबर ले सकता हूँ, तो मुझे 8 लेने की क्या जरूरत है, घर में पेरेंट्स भी खुश हैं, टीचर भी खुश है। तो बेसिकली इट इज लैक ऑफ ट्रुथ वैल्यू। जी, ये तो है ही कि जैसे जी मैम आप जी गायत्री जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं मैं मैडम से पूछना चाह रही थी कि मैडम आप क्या टीच करते हैं। ये इंटरेक्शन है तो आई लाइक टू मीट एवरीवन। ये मुझे पढ़ाती हैं। तो मैडम क्या पढ़ाती हैं? ये मुझे पढ़ाती हैं। बताओ गायत्री। मेरी वाइफ है मैडम। एक्चुअली मेरी नीस है जो कि 9th क्लास में है और हम बहुत परेशान हैं उसके लिए, क्योंकि बच्चा केवल टीचर नहीं, जो दोस्त होते हैं उसके दोस्त, फिर उनके घर के माहौल, और इतनी चीजें आजकल हो गई हैं। मेरी फ्रेंड के पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, उसके पेरेंट्स तो ये देते हैं।
उनको पढ़ने के लिए तो बोलो तो वही कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। मैडम हमने जो सेकंड पॉइंट वैल्यू सिस्टम के बाद किया था, इसी लाइफस्टाइल की बात की थी कि उनको कंपटीशन स्टडी से ज्यादा तो कपड़ों का, टेक्नोलॉजी का, व्हीकल्स का और खाने का भी हो गया। मैं समोसे की पार्टी क्यों दूंगा अगर मेरा दोस्त पिज्जा की पार्टी दे रहा है? ओके, तो वहां पे इफ ही इज स्पेंडिंग 5,000, व्हाई शुड आई गो फॉर 50 रुपीज पार्टी? तो ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशन हैं, मे बी पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं। यहाँ पे बात अफोर्ड करने की नहीं, बात उनके माइंड सेट की है कि बच्चे के सोचने का तरीका क्यों। देखिए मेरे फादर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस बच्चे को जरूरत है तो इसको दिलवाओ। ये नहीं है कि अगर एक बच्चे को मिला तो दूसरे को वो चीज बराबर आपको दिलवानी ही पड़ेगी। इफ यू नीड इट यू कैन टेक इट। आपको 2 चाहिए आप 2 ले लो, आपको 3 चाहिए आप 3 ले लो। कॉम्पिटिटिवनेस इन चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर कभी भी। तो ये बहुत ही आराम से, धीरे से, जैसे कांच के टुकड़ों को सहेज सहेज या कोई पीस बहुत अच्छा एक कुछ बनाना है ना, ये बिल्कुल वैसा है एक बच्चे को नर्चर करना। एवरी डे यू नीड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड यू नीड टू स्पेंड योर लाइफ टू इट एक्चुअली, अगर हम देखें तो। मैम मैं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे हाँ दिमाग में जी, आया, तो शायद मैं हाँ पूछ जी। लूं पहले अगर। मनीष जी पूछ लीजिए, मनीष जी हाँ आप पूछिए, जी, आप पूछिए। मेरे दिमाग में ये आया था जैसे जो पेरेंटिंग की जो आपने और बात एक कही। सेकंड, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ जैसे बच्चों पे पेरेंट्स का एक असर है, अभिभावकों का, तो उसको टीचर जैसे अगर मान लीजिए जी जी इस तरह की चीजें जो आपने बताई कि हम आजकल जो बच्चे 2 या 3 साल से ही माँ बाप उनको फोन दे देते हैं शुरू में, ताकि वो उससे खेलते रहे, फिर वो जी जी। उसकी इतने यूज टू हो जाएंगे। तो मतलब क्या एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम एक एज लिमिट बांधें कि भाई इस एज से नीचे के बच्चों को हमें फोन देना ही नहीं है, लेकिन ये चीज तो पेरेंट्स तय करेंगे। तो इससे क्या कोई तरीका निकाल सकते हैं? डायरेक्टली शिक्षक डायरेक्टली बच्चों के साथ में कोई रिलेशनशिप बना के इस तरह का कोई संभव है? वैसे ये बहुत असंभव जैसी चीज लग रही है। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है डॉक्टर मनीष। आप बात सुनिए, हमारे पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है स्कूल में, कंपल्शन होता है एवरी वीक या 15 डेज में होती है। तो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ये सब बात जानते हैं। तो जब पेरेंट्स और टीचर की बात होती है, इवन की मान लीजिए हम बच्चा 2.5 years का बच्चा आज की डेट में प्ले वे में चला जाता है, तब से लेके जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होती है। तो पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं टीचर्स के सामने और टीचर्स अपनी बात रखते हैं पेरेंट्स के सामने। वो पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। मतलब असर होता है इस चीज का? आप घर में कितना टाइम देते हो बच्चों को कि नहीं होता? बिल्कुल असर होता है इसका। पेरेंट्स को जब जाके टीचर को क्वेश्चन आंसर, इसमें देखिए सरेंडर है पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स भी आंसरेबल है टीचर को, जैसे टीचर आंसरेबल है पेरेंट्स को। बीइंग ए पेरेंट, मेरा बेटा +2 में हो गया है, तो मेरे को कितने साल हो गए हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हुए। तो हम घर से पूछ के जाते हैं कि बेटा कोई ऐसा काम तो नहीं करा ना, जाके वहां पे हमें आपका टीचर बोलेगा। जनरल पेरेंट्स की बात कर रहे हैं हम सारे पूछते हैं। तो वी आर आंसरेबल टू टीचर्स, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे ने वहां पे किसी को हिट कर दिया या कुछ कर दिया, तो पेरेंट्स को इस चीज के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा कि बच्चे में क्या हो रहा है, जैसे हम टीचर को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का ये जो कल्चर है हमारे स्कूल्स के अंदर, ये इसी प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए है कि घर में और स्कूल में एक कंपैटिबिलिटी बिठाई जाए कि कैसे एक बच्चे को डायरेक्शन के लिए देने के लिए पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करेंगे। जी तुषार, अब आप पूछ लीजिए। जी जी, 2 सवाल थे। पहला सवाल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हाँ जी सर, एक मिनट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें मैं भी दूसरों से कुछ पूछना चाह सकती हूँ। जी जी तो जी इसमें मैं ये फीलिंग नहीं लेना चाहती आई एम द ओनली टू आंसर एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड दिस। तो जी वी आर ऑन सेम प्लेन, तो हम वी आर डूइंग डिस्कशन सिंपली। जी तुषार जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या ऐसा है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है अभी एजुकेशन का, उसमें एक ये चीज है कि 1 to many, यानी एक टीचर है और मान लीजिए जैसे 30 बच्चे हैं, वो 30 बच्चों को पढ़ाना है उसे, तो ये अपने आप में डिस्प्रपोर्शनेट लोडिंग हो जाती है, जहां पे एक बच्चे को अगर यूनिट बना दिया जाए शिक्षा का, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये आर्किटेक्चरल समस्या भी है कि हम अगर उसे ग्रुप की तरफ, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके क्लास में और फिर उन ग्रुप को एक लर्निंग यूनिट माने, जो नॉर्वेजियन कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, तो हमारे यहाँ पे एक बच्चे को एक यूनिट रख करके माना जाता है, इस वजह से इतनी डाइवर्सिटी को टैप करने में दिक्कत होती है।
क्योंकि एक बच्चा इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, पर उसकी 70-80% प्रॉब्लम उस ग्रुप में ही रिजॉल्व हो सकती है। वो लेकिन हर समस्या का समाधान अकेला टीचर ही अगर बन जाएगा तो समस्याएं वैसे भी संख्या में ज्यादा हो जाएंगी। दूसरी समस्या ये है कि सवाल ये है इसी में कि क्या टेक्नोलॉजी को हम अब जैसे आप देख ही रही हैं कि बच्चों के पास फोन रह रहा है, वो तुरंत नए नए सवाल पूछ ले रहे हैं। तो जहां पे हमारा नॉलेज के टर्म्स या कंटेंट के टर्म्स में हम उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जितना वो ऑनलाइन वो खोज लेंगे कंटेंट, तो हम कैसे, वो एक कन्फ्लिक्ट का मेन पार्ट बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीचर को कभी भी इनफाइनाइट नॉलेज नहीं हो सकती। तो कैसे हम उस मीडियम को जो इनफाइनाइट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उसको सुटेबली इंटीग्रेट कर पाए, जहां पे टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह हो और न कि वो एक्टिव नॉलेज प्रोवाइडर हो और एक नॉलेज फैसिलिटेटर हो। क्या इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करने से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट कम हो पाएंगे, बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे हम? जी सर, आपकी बात बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आपने वर्ड यूज़ किया है फैसिलिटेटर, और जो मॉडर्न टर्म है टीचर के लिए ये वर्ड यूज़ किया था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पर्सन टू पर्सन अगर हम डील करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स बना देते हैं तो हमारे पास बहुत सारी, जो हम आपको ध्यान होगा हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि एक टीचर 300 बच्चों से 300 तरीके से कैसे डील कर सकता है। तो हमारे सामने रोज ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि हम हर बच्चे से अलग तरीके से डील करें। बच्चे पूरा दिन प्रॉब्लम मटेरियल नहीं होते हैं हमारे जी। सामने। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रुपिंग कर देने से आपको नहीं पता, मान लीजिए मेरे को आज कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरी परमानेंट जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है जो हमेशा से मैं ग्रुप बना दूंगी कि ये 4 जो बच्चे हैं इनको हमेशा एक ही काइंड की प्रॉब्लम आएगी, इन 4 बच्चों को एक ही आएगी, तो मैं 30 बच्चों को 6-6 करके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इंडिविजुअली डील करना क्यों आसान है? क्योंकि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कभी हम अभी फैमिली में होते हैं, मान लीजिए 2 पीपल वी आर फ्रेंड्स, तो 2 फ्रेंड है जिनके अंदर पूरी कंपैटिबिलिटी होने के बावजूद भी सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं जब उनके अंदर कोई डिस्कॉर्ड पैदा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, तो वो परमानेंटली उनके रिलेशन का फीचर नहीं होता कभी जी। भी। तो वो आता है और रिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह से बच्चों की प्रॉब्लम्स है, तो बच्चे की प्रॉब्लम आएगी और टीचर इतना कैपेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, कंपैशनेट है, लविंग है, इमोशनल है, तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कंटेंट प्रॉब्लम की बात हम करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो सिंपली कनेक्टिविटी से अगर हमारी सॉल्व हो सकती है, तो कंटेंट, हमने कंटेंट में ये बोला था कि टीचर को वेल इन्फॉर्म्ड इनफाइनाइट नॉलेज नहीं लेनी होती। मैं फिलॉसफी टीच करती हूँ, सपोज करो आई एम टीचिंग लॉ, फिलोसफर लॉक में टीच कर रही हूँ, तो मुझे मेरा सिलेबस पता है कि मुझे क्या टीच करना है। आई एम ट्राइंग, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आई मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है? तो मुझे लॉक को करना है, मेरे पास एक सिलेबस स्ट्रक्चर है कि मैं लॉक के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं उसका जब कंटेंट देखूंगी तो वो इतना ज्यादा नहीं आपको मिलेगा कि आप अपने पूरे स्टडी कैरियर में ना पढ़ पाए। मान लीजिए इफ यू आर ए साइंस टीचर, आप एक प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं, आप ग्रेविटेशन प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें कितना कंटेंट ले लेंगे, उसका कितना आगे अपग्रेडेशन आप ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं तो हर टॉपिक की, हर सिलेबस की लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड सिलेबस होता है। हमारे पास एक्सटेंसिव नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर हम इंटेंसिव होने की बात करते हैं तो एक टॉपिक की डेप्थ बहुत ज्यादा, इतनी हमें पता बच्चा कितना पूछ सकता है। आप यहाँ पे फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कोई बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पीएचडी लेवल के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं करेगा, उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा। जब बच्चा नेट पे सर्च करता है, मैं जानती हूँ कि वो बच्चे नेट पे कितना सर्च कर लेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो अगर हम प्रैक्टिकली जब इस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक फिलोसफर होता, एक नेम था फिलोसफर का, मैं अपनी अपनी प्रॉब्लम, मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई थी, मनीष जी को पता होगा, जैनो 2 है हिस्ट्री में, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं एक ही जैनो समझ के दोनों चीजें पढ़ाती रही, 2 साल तक पढ़ाती रही। बताइए मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक थी। एक दिन एक बच्चा बोलता कि जैनो की डेट ये आ रही है, दूसरा बोलता जैनो की डेट ये आ रही है, तो जब व्हेन आई ट्राइड टू सर्च आई वाज शॉक्ड कि 2 जैनो है हिस्ट्री के अंदर, और मेरे को कभी भी किसी एनसाइक्लोपीडिया में ये पता नहीं चला कि जैनो 2 है। वो बच्चे ने जब डेट गलत लिखी, मैंने चेक किया, मैंने रॉन्ग किया, तो उसने मुझे इंटरनेट लाके दिखाया, तो बच्चे ने एक आर्टिकल खोला, दूसरे बच्चे ने दूसरा आर्टिकल खोला। तो मैंने अपने पूरे स्टूडेंट करियर में इस चीज को नोटिस नहीं किया, पूरे टीचिंग करियर में इस चीज को नोटिस नहीं किया, लेकिन ये मेरे सामने आई। अब मेरे पास क्या ऑल्टरनेट है? मैं बच्चे को डांट तो नहीं सकती ना कि आप क्या क्या करते रहते हो,
इट इज माई मिस्टेक। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आई मिस्ड इट समवेयर, मतलब थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को एनलाइटन किया और मेरे को ये बात बताई आपने। तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए। हम, आपकी बात ठीक है, हमारे को इनफिनाइट नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना उस तक, चीज तक पहुंचने की। जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, टीचर तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकता है, मेरा ये मानना है। जी जी, नहीं मतलब मैं शायद दूसरा वाला सवाल से फ्रेम नहीं कर पाया। मेरा सवाल ये था कि टेक्नोलॉजी को सुटेबली इंटीग्रेट करना, मतलब क्या वो उसका टीचर और किस तरीके से हम अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको, तुषार इस बारे में ना मैं ताकि वो भी टीचर और उनके संबंध बेहतर हो। जी मैं कैसे कैसे, हाँ जी मनीष जी। मैं कह रहा था जो आपने पॉइंट रखा है, मैं इसके एक विपरीत पॉइंट रखना चाहता था कि हमें एक शिक्षक के तौर पे हमें हाँ ये जी। भी आना चाहिए कि बच्चे को हम एक तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ जी। कंटेंट देते हैं, वो ठीक है, लेकिन आज के समय में कम से कम बड़े बच्चों को जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको हमें ये चीज भी बतानी चाहिए कि बेटा इस चीज को मैं बता रही हूँ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप खुद भी जाके वहां सर्च करो, वहां से पढ़ो और फिर आप लेके आओगे आपने क्या सीखा वहां से, और उसके वो भी तरीके मुझे लगता है बताने चाहिए। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। क्योंकि ये मैंने ये तरीके सर, मैम एक पॉइंट और था, जैसे मैंने लास्ट टाइम फिलोसफी हाँ को जी। स्कूली शिक्षा में लाने के लिए एक लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने ये पॉइंट रखा था कि फिलोसफी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है जी। क्योंकि फिलोसफी आपको चिंतन पद्धति दे देती है। अगर आप स्कूल में फिलोसफी को लेके आते हैं तो बच्चे तार्किक हो पाते हैं और वो खुद अपनी इंफॉर्मेशन खुद गैदर करके उसको ऑर्गेनाइज करना अगर सीख जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो शिक्षक पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो स्कूल से ही बल्कि हायर सेकेंडरी से हम धीरे धीरे फिलोसफी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हल्के हल्के फॉर्म में शिक्षण पद्धति के तौर पे। जी हाँ जी सर, डॉक्टर मनीष आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज भी अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान होगा, हम टीचर्स आज के डेट में ये आप इसकी रिसर्च नेट पे कीजिए। आप अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चे को देते हैं, आप बोलते हैं कि नेट से बना के लाइए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके, लेकिन हम लूज एंड्स पे चीजों को कभी नहीं छोड़ते हैं। वो बच्चा कभी भी वापस आके आपसे डिस्कस भी कर सकता है। मान लीजिए मैंने अभी एक थेल्स फिलोसोफर की बात की है, मान लो कल हमने देखा, हम बात कर रहे थे तो उसका कंटेंट थोड़ा कम था, तो मैंने कहा आप सबका ये होमवर्क है, असाइनमेंट है कि आप 2 दिन में थेल्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आप कीजिए, ठीक है। तो अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, वो थेल्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 20 पेजेस मेरे सामने लेके आएंगे, तो दैट विल एड अप टू माय नॉलेज आल्सो। लेकिन अगर मैंने बच्चों को काम दिया है और मैं घर में आइडल बैठी हूँ, तो मेरे को लगता है कि बीइंग ए टीचर मैं पर्सनली इसको सुटेबल नहीं मानती हूँ, तो मैं भी उस दिन सर्च करती हूँ उस चीज के बारे में जो मैं बच्चे को देती हूँ। मान लीजिए मुझे नहीं पता और थेल्स के अंदर में भी कोई नई रिसर्च आई हो, तो मैं खुद उसको सर्च करती हूँ। फिर जब बच्चा मेरे सामने एक असाइनमेंट ऑनलाइन मुझे सेंड करता है, तो मुझे उस चीज का पता नहीं। वेल इन्फॉर्म्ड होना टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो बच्चों को असाइनमेंट देता है। और ये तो फिलॉसफी की मेन बात है। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि फिलॉसफी एक मेथोडोलॉजी, क्या एक थॉट पैटर्न को क्रिएट करना होता है। हम बच्चे को 100 फिलोसोफर्स की 100 बुक्स नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जब बच्चे को पता चलता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है और उसको सोचना कैसे है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या जो ब्रेन टीचिंग है वो फिलॉसफी का, ये हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है डॉक्टर मनीष, कि हम फिलॉसफी में बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छी लगी आपकी दोनों बातें, आप प्रैक्टिकली, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा है फिलॉसफी में, और डॉक्टर मनीष को मैं हमेशा अप्रिशिएट इस चीज के लिए करती रही हूँ, क्योंकि ये स्टडी को सिर्फ स्टडी के लिए करते हैं, इनको इनसे कुछ और नहीं, स्टडी से सिर्फ नॉलेज चाहिए डॉक्टर मनीष को। वेरी नाइस। नहीं थैंक यू मैम, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मुझे ये भी लगता है कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो, और वो मुझे लगता है वो मेरा मोटिवेशन रहता है सीखने का। हाँ नहीं वो ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी तो जो आपने मुझे बताई थी बात, वो मुझे बहुत ज्यादा अपील की थी। आप सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने के लिए फिलॉसफी में पीएचडी एमफिल करा आपने जी, क्योंकि आप पढ़ना चाहते थे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा जी। मैंने शायद तुषार की बात को जोड़ने के लिए ये वाला पॉइंट भी रखा था, जो तुषार शायद यही चीज बोलना चाह रहे थे। जी 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 डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे तो थे? मेरे ख्याल से आपका टाइम ओवर। हाँ, आज हम, मुझे लग रहा है तीसरा विषय अगर होगा देखते हैं, लेकिन ये चर्चा अच्छी चल रही है। अगर मान साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा एक विषय था इसके अंदर जो जुड़ता है, जो तुषार जी ने कहा था कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, कहीं ना कहीं वो व्यवहार में हम नहीं ले पाते। जब हम क्लास में जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरीके से जो बच्चे हैं
वो उनको बहुत कम आता है। पहला तो टीचर का यही स्टैंड होना चाहिए कि उसको ये पता होना चाहिए कि टीचर होने के नाते मुझे भी कि जो बच्चे हैं वो अपने आप सीखते हैं, उनको उनका सीखने का तरीका है वो खुद का अपना होता है। आप सिर्फ उनको जानकारियां देते हैं जी जी इत्तेफाक से या फिर बिल्कुल। घटना के रूप में। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि ज्ञान देना। दरअसल ज्ञान जी देने और लेने की चीज तो है ही नहीं। तो जो बच्चे हैं वो खुद अपने आप ही उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको गेन करते हैं। तो इसके लिए जो दोबारा से मैं वो एनर्जी वाला पॉइंट है, तो एनर्जी बच्चों में बहुत सारी हो, टीचर को होना चाहिए। दूसरा, टीचर अगर बहुत ज्यादा पढ़ाना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा सूचनाएं देना शुरू कर, तो बच्चे के लोग में फील हो जाएगी हमारे सामने खड़ा है ये और जो हमारा और इनका गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं न कहीं पहले टीचर ही इस लेवल पे बताया कि मुझे सब कुछ नहीं आता है। और दूसरा, जो बच्चे कहीं न कहीं मान लो एक राजनीतिक दल का पार्ट है और उस पाठ को पढ़ाने के बाद अगर बच्चों को खुद ही कहा जाए कि एक असाइनमेंट के रूप में आप 3-3 वर्ड के अपने-अपने दल बना के ले आएँ, या अपने लिहाज से आपको प्रेज़ेंट करना, आपकी नीतियाँ होंगी, आपका झंडा होगा, संस्थापक आप रहोगे, सीट आप चेक कर लेंगे। तो उस तरीके से जब बच्चा स्टेज पे आता है या आगे आता है, बोलने के लिए आता है, तो दूसरे दूसरे बच्चों में जो एक तरह की भावना होती है, वो कॉम्पिटिशन की वो सामने निकल के आती है। और साथ-साथ में एक पूरा का पूरा माहौल, जो तुषार जी कह रहे थे कि बच्चों का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो ग्रुप के रूप में, ग्रुप बेशक ना हो, पर बच्चों के अंदर से आपस में बच्चे अगर टीचर के रूप में या फिर आगे निकल के आएंगे, तो एक तो वो कहीं न कहीं स्किल डेवलप होगी उनकी, उनका फ़ियर दूर होगा। और तीसरा, उनमें कॉम्पिटिशन की भावना ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चा आपस में बहुत ज़्यादा सोचता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं एक एक्टिविटी बात मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं, वो अगर टीचर कहीं न कहीं क्लासरूम में लेके आए और अपने आप को एक फैसिलिटेटर बनाए, और उसके एग्जैक्टली। बाद फिर फीडबैक ले, जो फीडबैक वाली बात थी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल फैसिलिटेट। ठीक है मनीष जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपका फैसिलिटेटर का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। ये मेथोडोलॉजी से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो फैसिलिटेटर वर्ड के साथ ही मेथोडोलॉजी आती है, जो आप एक्टिविटी बेस्ड जो सर ने बताया है। दिस इज वन ऑफ द बिल्कुल, बिल्कुल मेथड्स मैडम। जो स्कूल टीचिंग में आजकल यूज। एडू कैंप आपने देखा होगा, एक संस्था है जो बच्चों के लिए मेथोडोलॉजी डेवलप करती है। तो जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं आज की डेट में इंडिया में, एडू कैंप है, उसको वो लोग साइन करते हैं ताकि वो उनके स्कूल और एनवायरनमेंट और बच्चों के स्टेटस के अकॉर्डिंग, स्टेटस इन द सेंस कि बच्चे गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, तो वो उनके लिए मेथोडोलॉजी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज शायद हम सबको पता होगी, आज की डेट में स्कूल सिस्टम में ये चीज चल रही है। तो किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग या बच्चों के सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी, ये फैसिलिटेटर, जब वो मेथोडोलॉजी को टीचर बच्चों के ऊपर लगाता है तो वो उसको फैसिलिटेटर तब बोला जाता है। तो फैसिलिटेटर वर्ड भी एडुकेट बिल्कुल, ने ही किया है, इन्वेंट किया है। यस। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल एक मैडम। एक बिंदु मैं इस पे जी, बहुत जो अच्छा मुझे लगा लगता सुनकर। है कि जैसे जो हम पढ़ा रहे होते हैं या हम जो सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं, कई बार जो मेरे साथ अपने बचपन में दिक्कत आई थी, जिस वजह से मैं बहुत अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाता था, वो मुझे लगता था कि मैं ये सब पढ़ क्यों रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में इनकी ज़रूरत क्या है। तो अगर शिक्षक इस पे थोड़ा सा काम करे कि जो उसका सिलेबस है, अगर उसको वो बच्चे को कैसे भी बता पाए कि ये चीज़ ऐसे तुम्हें काम आती है लाइफ में, या उसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको उससे जी जोड़ जी पाए, बिल्कुल। तो वो चीज़ शायद उसका इंटरेस्ट डेवलप कर यस पाएगी। यस यस, यू आर राइट। एजुकेशन का जो लॉन्ग टर्म हमारी लाइफ में उसका प्लेस एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका लाइफ से क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। तो बच्चे को, हाँ, हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं इन चीजों को एक्सप्लेन करना, लेकिन हमें करना चाहिए। हर चीज, हर सब्जेक्ट टीचर को अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन करना चाहिए बहुत अच्छे से। यस। इसको इस तरीके से मनीष, जो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, कहीं न कहीं हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो पाठ्यक्रम है हमारा, जो पाठ के विषय होते हैं, जो स्कूल के दायरे की शिक्षा होती है, उसको कहीं न कहीं अनौपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ना होता है। और कहीं कि जो हमारा परिवेश होता है, जो हमारा जितना भी परिवेश है, हमें बच्चों को साफ-साफ ये बताना होता है कि कहीं न कहीं कि जो आप पढ़ रहे हो, वो आपके आपके समाज में सारी चीज़ें हैं, वही पढ़ रहे हैं। जैसे किसान का बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, किसी मॉडल स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम में
इंग्लिश मीडियम में कहीं न कहीं, अंग्रेजी माध्यम में तो उसको बताया जा रहा है कि गन्ना कैसे उगाया जाता है और वो बच्चा किसका है, किसान का है। तो पेरेंट्स मीटिंग होती है, कहीं न कहीं एक तो हमारा ये फ़र्ज़ हो जाता है टीचर होने के नाते, हम माँ-बाप को भी ये साफ-साफ बताएँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास मेथड है, तरीका है, पर हम समाज को ही पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। समाज के अंदर जो बहुत सारे पहलू हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनको एक सँजो के, एक लय में लेके आके वो पढ़ाना होता है। तो बच्चा कहीं न कहीं समाज में जब जाएगा, तो वहाँ भी लर्निंग करेगा और कहीं टीचर जब खेत में जो माता-पिता है, बच्चों को खेत में लेके जाएँगे, साथ लेके जाएँगे, तो वहाँ एक उनके जो क्वेश्चन है, उनको दबाना नहीं चाहिए, ये भी जुड़ जाता है साथ-साथ में। तो सब परिवेश से जोड़ के अगर हम अपना अध्याय दें अपना जो शिक्षण दें और कहीं जो शिक्षा है, वो एक तरीके से एक परिवेश उसके एग्ज़ाम्पल भी बहुत सिंपल से घर के होने चाहिए। जैसे अब ये विदेश नीति जब हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों से एक टास्क दे देते हैं कि अपने पड़ोस के बच्चों के साथ पड़ोस के जो परिवार हैं, उनके साथ संबंधों पे चर्चा करें घर जाके। पड़ोस के हमारे आस-पास जो हर एक बच्चे को अगर टास्क दोगे, तो उस तरीके से वो देखेगा। अगर आप शीत युद्ध पढ़ा रहे हैं, तो गाँव में जो 2 बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनके बीच में संघ दिखा कहीं तो बहुत व्यवहारिक तौर पे एग्जाम्पल हमें समाज के देने चाहिए और शिक्षा को एक तरीके से समाज से जोड़ते हुए, परिवेश से जोड़ते हुए हम चलेंगे तो बच्चा जब अनौपचारिक माहौल में हो तो कहीं न कहीं वहाँ भी सीख रहा होगा। ठीक है मनीष जी? जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो अशोक जी नमस्कार। अच्छा अशोक जी मुझे लग रहा है म्यूट पे हैं। तो मुझे लगता है हमारी चर्चा तो काफ़ी जो समय तय था उससे आगे बढ़ गए हम काफ़ी। मान साहब आज कोई वो विषय ले पाएंगे जो हम व्यवहारिक विषय लेते हैं थर्ड उसमें? हाँ अशोक जी मैं कह रहा था अशोक जी नमस्कार, आपका कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार पूरी टीम को नमस्कार, नमस्कार रेखा मैम, मान साहब नमस्कार, सब नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ, यदि परमिशन हो तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं सुन रहा था अभी जी मैंने इसलिए आपको स्पेशली बोला। हाँ। मैंने कहा आप बोलिए कुछ। पहले आप प्लीज इंट्रोडक्शन सर आप अपना कर दीजिए प्लीज पहले। श्योर जी आप। मैं अशोक वर्मा, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुहू मेवात से। अच्छा ओके, नाइस तो थैंक यू। मैं एक्चुअली जो ये अभी चर्चा चल रही थी, तो मेरा ये मानना है कि टीचर जो हमारे पास जो सिलेबस होता है और एक करिकुलम होता है, तो क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस पे हमारा फोकस होता है, हम करिकुलम से दूर रहते हैं और सिर्फ सिलेबस को लेके चलते हैं, जबकि टीचर एक अवेकनर के रूप में भी काम करता है। और यदि वो अवेकनर के रूप में रियल में काम करे तो मुझे लगता है कि हमें सिलेबस उतना ना पढ़ा के हमें करिकुलम यदि हम उस पे फोकस करेंगे, और जैसे अभी मान साहब भी कह रहे थे कि जो हम जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब उनको क्या है, रियल फॉर्म में बच्चे को बताया जाए, चाहे वो मतलब अर्ली स्टेज पे हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी और हायर लेवल पे हो। तो मतलब जैसे कोई भी इवेंट है, कोई ऐसी घटना है कि जो बच्चों को वहां तो बताई जा रही है, लेकिन बच्चा क्या है, उसको एक क्रैमिंग कर रहा है, मतलब रट रहा है, उसे उस बात से मतलब नहीं है कि जैसे मैं यदि हिंदी का एक उदाहरण दूं तो वहां पे ये आता है कि भाई साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है। अभी इंटरव्यू हिंदी का जो टीचर है उसको बताता है कि इंटरव्यू में ये चीजें शामिल होती हैं, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, जबकि रियल में इंटरव्यू क्या हो रहा होता है, यदि बच्चों में आपस में या टीचर बच्चों का इंटरव्यू लेके बच्चों के सामने ही उसको क्लियर करे, तो बच्चे को समझ आएगा कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या है और मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ। मतलब बच्चा सिर्फ और सिर्फ मैं तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बात कर रहा हूँ, वहां पे सिर्फ उसको एक फॉर्मली पढ़ता है, जबकि बच्चे को यदि
टीचर अवेकनिंग का काम करे तो वो इनफॉर्मली उसको पढ़ सकता है, वो कभी भी फिर लाइफ में कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो चीज उसकी रियल लाइफ में आ जाएंगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारी टीचिंग में जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, जो 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 करिकुलम के एस्पेक्ट हैं, वो ऐड होने चाहिए। हम सिर्फ सिलेबस तक ना रहें, जी जी, मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छा। जी अशोक जी, असल में वही हाँ हम जी। लोगों ने सबने वही बात करी कई बार, लेकिन व्यवहार में समस्याएं क्या आती हैं उस पे हम लोग शायद कभी आगे बातचीत करें। कुल मिला के वैसे शिक्षक का काम यही होता है कि जो मनीष टेक्स्ट जी, बुक में लिखा है हाँ वहां तक मनीष जी, जी मैं जी मनीष जी एक बात कहता हूँ। मनीष जी जी, प्लीज प्लीज, एक तो हम आज वो चर्चा नहीं कर पाएंगे इस समस्या में, क्योंकि मैडम ने बहुत व्यवहारिक तरीके से चीजें बताई हैं। वो एक तरीके से बहुत सारी समस्याओं का समाधान साथ साथ में हो रहा था कहीं न कहीं, जी और जी अनेक यानी सीनियर्स का हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है लेवल पे कि आज वो कहीं न चर्चा कहीं नहीं मैडम कर इतना पाएंगे क्योंकि समय भी व्यवहारिक हमारा लगभग हो ही गया है। तो मैं लेकिन हमारा ये एक बात कह रहा था जो अब मैं भूल बिल्कुल। ही गया तो अभी जी जी मान अ, साहब हाँ, कहने का मतलब कि अभी हम बेशक कोई और साथ कुछ कहना चाह रहा है तो तय कर लें, जी जी विषय नहीं किया जाएगा हाँ आज जी जी एक जी अलग शिक्षा के रूप में। हाँ हाँ, हमारा जो 6:30 बजने वाले हैं, अगर 2 4 5 मिनट तक हम लोग अभी कर सकते हैं चाहें तो। हाँ। तो बिल्कुल। किसी का कोई सुझाव अंत में या कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग अभी बातचीत कर इसमें सकते हैं। एक जी डॉक्टर साहब। कहीं न कहीं इसमें एक लाइन लास्ट में वो जुड़ती है, जो अशोक जी ने बात कही और हमारी बात आगे बढ़ रही थी। मैडम जिस तरीके से बता रही सारा का सारा, उन्होंने जिस क्रम में बताया है, तो शिक्षा को कहीं न कहीं एक समाज में जीना सिखाने का ज़रिया अगर हम बताएँ कि शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से व्यक्ति समाज में एग्ज़िस्ट करना सीखता है। समाज की ही समझ कहीं न कहीं औपचारिक शिक्षा के अंदर होती है। वो उस तरीके से हम पढ़ाना शुरू करें, तो शिक्षा का महत्व है जो शिक्षा क्यों ली जाए? जो बचपन में हमें ये रहता था कि शिक्षा क्यों दे रहा हूँ? ये बहुत जेन्युइन और वाजिब क्वेश्चन है कहीं न कहीं, हर एक बच्चे के मन में आती है, क्यों? और उसको कहीं न कहीं ये बताना होगा हमें, उसी माध्यम से कि हम यहाँ पढ़ते हैं, और सबका जो महत्व है, ज्ञान को समाज के बारे में एक व्यवस्थित अध्ययन करा के एक ही राह है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होगा जो एक ही समस्या के बहुत सारे उससे कहाँ से आएँगे? कहीं न कहीं व्यवस्थित अध्ययन करेगा, से आते हैं। तो एक बहुत सारे समाधान हो जाना, सारे अ, तरीके आना, ये कहीं न कहीं अध्ययन से सीखता है, और वो एक अच्छा सकता है। जो आपका बिंदु है इस पे बाकी मैडम की इस पे अगर राय है तो मेरे अपनी राय। दिमाग में एक बात आई थी इस चीज को लेके जो आप बात रख रहे हैं कि पहली चीज तो जैसे हम सभी हुँ, जो शिक्षक बन जाते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं शिक्षण उसी पद्धति में हुआ है जिसको रटने वाले में और मारने वाले में पिटने वाले में। तो उसका हमारे जैसे बोलते हैं ना हमारे खुद के ऊपर बड़ा असर रहता है चाहे हम शिक्षक बन जाते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहने का एक कारण जो मुझे लगती है। दूसरी चीज ये है कि शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। अगर आप लगातार अपने आप को जिस सिस्टम में आपने शुरुआत की थी, अगर आप उससे लगातार अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे ग्रो नहीं करेंगे और अपने आप को विस्तारित नहीं करेंगे, समाज से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तीसरी चीज मैं जो पहले बोलना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि शिक्षक का प्रमुख कार्य तो यही है कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो हम लोग हमने ज्यादातर देखने में जो मिलता है कि हम वो जो बुक किताब है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं बच्चों तक। वो मुझे लगता है शिक्षक का काम नहीं है। शिक्षक का काम ये है कि उस किताब में जो लिखा है उसका जीवन से कैसे जुड़ाव है, उस जुड़ाव को स्थापित करे और फिर बच्चे को उस लायक बनाए कि वो उस किताब को खुद पढ़ के समझने लायक हो। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम हायर सेकेंडरी से ये शुरुआत की जा सकती है अगर हम उस दिशा में प्रयास करने की कोशिश करें जो हमने अभी तक बातचीत की कि ऐसा होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये कुछ बिंदु थे जो मैं रखना चाहता था इस विषय को लेकर। जी जी, बाकी मैं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर मनीष आपका ये एफर्ट, मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग में आई हूँ
और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग रही, हमें भी हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपका ये एफर्ट है जो मैं रियली अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मतलब मिलके बनाया है, जिसमें आज मुझे इनवाइट किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो फ्यूचर में अगर आपके ऐसे वेबिनार्स होते हैं, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट एवरी टाइम। तो स्पीकर्स अलग अलग होते हैं, तो हमें बहुत अपने एजुकेशनिस्ट से उनसे अलग अलग डायरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छा एफर्ट है, थैंक यू वेरी मच जी मैम, थैंक यू एवरीवन। वेरी मच। और इस हाँ, प्लेटफॉर्म में मैं मैं जितने भी टीचर्स यहाँ पे आए हैं, और जी एक है मनीष जी, एक बात कहना चाहूंगी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं 10 12 15 20 50, तो अगर वो उनका सबका इंट्रोडक्शन हमें मिलता है ना, तो हमें पता चलता है कि हम कितने लोग बात कर रहे हैं। जी जी तो मान लीजिए अभी 4 या 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उनसे हमारी जानकारी हो गई है, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी बोल नहीं रहे हैं। जी तो जी हम सब पहले एक आपस में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मनीष तो जी, सबसे रिकॉर्डिंग मुलाकात हो जाती है। जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, काफी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बढ़िया सबको लगा। हाँ जी। जी इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कहूँगा। दूसरा मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस जो हमने इनिशिएटिव लिया है, इसमें डॉक्टर मान साहब का उतना ही सहयोग है जितना मेरा है। डॉक्टर मान साहब और मेरा ओके मिलजुल के ओके। हमने शुरुआत की है। तो मैं अच्छा अच्छा, उनका ठीक है मैंने ठीक है। नाम शुरू में नहीं लिया था, तो मैंने कहा ये स्पष्ट कर दूं यहाँ पे। डॉक्टर साहब हैं बहुत अभी। अच्छा लगा। जी नहीं डॉक्टर मान और को तो आपकी और बहुत हमारे पहले बीच में से इस हम चीज की जरूरत जानते भी हैं। नहीं है हम जी जी, लेकिन बाकी बिल्कुल मैम जो मैडम, साथ साथ एक बात और मैं बोलना चाह रहा था, काम जैसे किया है हम कम से कम 2 साल। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हम्म, हाँ बोलो 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 बोलो। जी मैं आखिर में ये कह रहा था, जो हमने अभी तक चर्चा की है मैम को, जैसे हमने ना पहले जिज्ञासा पे चर्चा की थी, उससे बाद मैथ और साइंस पे की। अभी इस बार हमने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को लिया है। अगली बार जो मेरी बातचीत हुई और जो मुझे लग रहा है कि एक समस्या जो बच्चों के साथ में आती है, वो आती है भाषा को लेके। जैसे छोटे भाषा के जो, जैसे आपने भाषा को लेके काफ़ी शिक्षक के बिंदु से भी बात करी कि शिक्षक को किस तरह से भाषा का उपयोग करना चाहिए, उसका बच्चे पे बहुत गहन असर होता है। लेकिन दूसरी ओर बच्चे जो छोटे होते हैं, उनके साथ में एक इशू ये रहता है कि वो शब्द सुन लेते हैं, उस शब्द के सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और कई बार किताबों में भी इतने कठिन शब्द होते हैं कि वो शब्दों में ही उलझ कर रह जाते हैं, वो पूरी बात को खो देते हैं जो उसका अर्थ है। तो इस चीज को लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार चर्चा हो। वेरी नाइस। तो आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, वो अपना अपना परिचय देना चाहें तो प्लीज अपना अपना परिचय दीजिए प्लीज। लिख के देना चाहें लिख के, बोल के देना चाहें बोल के, जैसे आपको अच्छा लगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी अशोक हेलो। जी जी हाँ जी, हाँ जी मनीष जी, मैं अपना परिचय दे चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से, मैं अशोक वर्मा, जी मैं सोहना रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में ये एक ब्लॉक है। और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुहू मेवात में विशेष अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं करीब 17-18 साल तक मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया है, जो फरीदाबाद बेस्ड एनजीओ है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है अभी भी, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो वहां से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यहाँ भी लगातार मैं बच्चों के संपर्क में, अपने अध्यापक साथियों के संपर्क में, और मान साहब मेरे काफी क्लोज रहे हैं, हम एक साथ हमने काम किया है। तो मान साहब ने ही मुझे इस ग्रुप में जोड़ा है, इस टीम में जोड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी। और थैंक यू। अब जी अनिल हेलो, जी, गुड इवनिंग टू ऑल डिग्निटीज। गुड इवनिंग सर। सर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर के रूप में सर। अच्छा और सर। मैं रेखा मैम से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ उस बात से, लव से और फैक्शन से, क्योंकि मैं प्राइमरी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना। हाँ जी हाँ जी जी। तो मैंने देखा है सर, बहुत ज़्यादा चेंज आया है उसमें। प्यार से और फैक्शन से बच्चों के साथ में काफ़ी बदलाव आता है सर। बच्चों के साथ अगर प्यार रखते हो ना, तो वो अच्छा काम करते हैं सर। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू, जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद। सर। आगे भी जुड़ते रहिए। हाँ थैंक यू सर। मैम गुड इवनिंग, मैं गौरव गुड कुमार इवनिंग सर। पंजाबी। जी मैम, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट से ही। ओके सॉरी मैं एक्चुअली मीटिंग में थोड़ा लेट मैंने एक्चुअली ओके डिबेट ओके। नहीं सुना, मतलब जिस चीज पे चर्चा थी, लेकिन जो विषय था वो काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब
होना चाहिए जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम ये चीज देख ही रहे हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में काफी गैप है। तो वो जब तक एक गैप की फॉर्म में ही रहेगा ना, तब तक तो वो जो एजुकेशन की जो डिलीवरी है बच्चों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या फिर हायर लेवल पे, वो डिलीवरी थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगी। और जी जी डिस्कशन काफी अच्छा था मैम, बस सॉरी मैं जी मतलब जी इस चीज को मिस कर गया। नाइस कोई बात नहीं, मीटिंग यू। धन्यवाद तो गौरव जी गौरव आप जी। फिलोसफी में क्या किस टॉपिक पे कर रहे हैं? जस्ट 1 सेकंड लूंगी आपका। हाँ मैम, मेरा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है कांट को लेके, एपिस्टेमोलॉजी पे काम कर रहा हूँ मैं। ओके ओके नाइस थैंक जी थैंक यू गौरव फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टाइम पूरे ओके डिस्कशन में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और लोग शायद बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है मनीष जी। लगता है। आई थिंक कुछ लीव भी कर गए है ना। हाँ, काफी लोग चले हाँ भी हाँ गए हाँ अंत में ना। हम हाँ मैम, मैं गायत्री राय, जैसा कि मनीष ने आपको बताया, मैं उनको पढ़ाती हूँ। नाइस मीटिंग यू, रियली नाइस मीटिंग यू। जी ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बात, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो हमेशा एजुकेशन, फिलोसफी, ये सब बातें करते रहते हैं। हालांकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करती हूँ पूरी तरह से, लेकिन ओके ओके 24 घंटे जब आपके साथ ये चल रहा होता है तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उधर भी डाइवर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल इसलिए मैं अक्सर बिल्कुल। ये मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, मेरा नॉलेज गेन होता है इससे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप डबल स्फीयर के अंदर एक्सपर्ट हो रहे हो। जी, मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि मैं इनके जो गाइड है उनसे कहूंगी कि मुझे भी पीएचडी की डिग्री दें, क्योंकि साथ में मैं भी कर रही हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी धन्यवाद गायत्री जी एक्चुअली ज्वाइन जो करने के लिए। मनीष जी, जो गायत्री जी ने कहा है कि मतलब टीचिंग का, तो जहाँ तक मेरी समझ है वो तो एक्चुअली क्या है ना, हम सब सीख रहे हैं, चाहे वो टीचर्स है चाहे स्टूडेंट है। जो लर्निंग प्रोसेस है वो वन वे नहीं है, वो टू वे है। तो जी। मतलब हम सब ही एक साथ सीख रहे होते हैं। तो अच्छे टीचर शायद हाँ वही बन सकते हैं जो अच्छे हाँ स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। ओके मैम, आपसे अच्छा लगा मिलके। मैं काफी लेट आया ओके लेकिन फिर भी थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। तो थैंक यू अब एवरीवन। इजाजत है। हाँ जी शुड जी। आई टेक? जी मैम, आप समापन करते थैंक यू हैं। थैंक यू। सबको